ओके, वॉइस क्लियर है तो शुरू करते हैं इसके आगे की कहानी को। लो पास फिल्टर, हम बात करते हैं फिल्टर के बारे में, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन है। फोरियर ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन जो है, उसके अंदर जो है नेक्स्ट हुआ है लो पास फिल्टर। फिल्टर्स के अंदर सबसे पहले फर्स्ट लो पास फिल्टर, ये सारे आइडियल फिल्टर होते हैं। आइडियल करते हैं, देखिए इनका जो ट्रांसफर फंक्शन है कुछ ऐसा होता है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स। मतलब जैसे कि आप जानते हैं ना कि जो आपका वाई टी है, वो होता है एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी, इम्पल्स रेस्पॉन्स का इनपुट के साथ कन्वोल्यूशन आपको आउटपुट होता है। तो यही फोरियर ट्रांसफॉर्म बात करें तो वाई ओमेगा होता है एक्स ऑफ ओमेगा इंटू एच ऑफ ओमेगा, जहाँ एच ऑफ ओमेगा क्या है? ट्रांसफर फंक्शन। और ये ट्रांसफर फंक्शन बहुत ही फेमस है। ये आप यू भी बोल सकते हो, रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन रेशियो ऑफ इनपुट है। क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं कि इनमें से जो फिल्टर्स है वो फिल्टर कौन कौन से होंगे। तो फिल्टर्स देखिए, सबसे पहले लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर अपने नाम से क्लियर करता है कि लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। कैसे? जैसे कि ये एच ऑफ ओमेगा यानी कि इसका ट्रांसफर फंक्शन है लो पास फिल्टर का, जिसकी वैल्यू जीरो से किसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक तो वन है, और उसके आगे सब जगह जीरो है। तो यानी कि जब आप इनपुट को इस से पास करेंगे लो पास फिल्टर से, अगर इनपुट के अंदर इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी है तो एच ओमेगा की वैल्यू वन है, इनपुट एज इट इज पास हो जाएगा। लेकिन इनपुट में जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ज्यादा है, उस टाइम एच ऑफ ओमेगा की वैल्यू जीरो है, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगी अदरवाइज। तो आप इसको समझिए ध्यान से कि जो लो पास फिल्टर है कुछ ऐसा नजर आना चाहिए। देन हम बात करते हैं हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर कहता है कि एक मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू वन है, और उससे कम वैल्यू पे जीरो है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्स ओमेगा इंटू एच ओमेगा, जो एच ऑफ ओमेगा की वैल्यू है, अगर ये मैंने रॉन्ग लिखा है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तब तो एक्स ऑफ ओमेगा है, अदरवाइज जीरो। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो क्या आएगा? सर ये वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आउटपुट, और बाकी जो फ्रीक्वेंसी जीरो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो जाएगा। ये लो पास फिल्टर है, ये हाई पास फिल्टर है, ये आइडियल फिल्टर है। आइडियली ये तो ऐसे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो हम बनाते हैं आरएलसी सर्किट से या फिर ओपेम से, तो वहां पर हमें एग्जैक्टली डिजाइन नहीं मिलती है। वहां कैसे मिलती है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे, स्पेशली लो पास और हाई पास को, तो जो कि हम आरसी सर्किट से बनाएंगे। आप लोग एक मिनट, कमेंट मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सर स्क्रीन इज नॉट क्लियरली विजिबल। स्क्रीन इज नॉट क्लियरली विजिबल। एक मिनट। नाउ इज इट विजिबल? शिवम, ब्लर स्क्रीन, ब्लर स्क्रीन आ रही क्या? किसी और को भी ब्लर स्क्रीन मिल रही क्या? शिवम के सिवा कोई और भी कमेंट करे। स्क्रीन ब्लर हो रही क्या? हर्ष बोल रहा है यस। करीना कह रही नो। प्राची भी नो कह रही है। शिवम, एक बार आप देखो यार फिर। यहाँ से मुझे तो सही लग रहा है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब यहाँ से ऊपर हो रहा है तब यहीं से दिख जाता है कि अगर ब्लर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर है। नेट की स्पीड पे है अब तो सब कुछ। एक बार अपनी नेट की स्पीड को चेक करिए, इंटरनेट स्पीड फाइन गुड है या नहीं है वहां पे। आपके एरिया में हो सकता है एयरटेल अच्छा चलता हो या फिर जियो चलता हो, जो भी, एक बार उसके नेट को देखिएगा। फिलहाल मैंने बताया लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर, क्या समझ में आया आपको? सिमिलरली फिल्टर ऐसा होता है।
एक बैंड की फ्रीक्वेंसी को पास करता है, लो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करता है, एक बैंड को पास करता है। जो बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी को भी पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को भी पास करता है, बस एक बैंड को रिजेक्ट कर देता है, वहां पर आउटपुट जीरो। एंड ऐसे ही ऑल पास फिल्टर सब फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट आता है। और अगर आप नो पास फिल्टर के बारे में बात करते हैं, सर कल आपने बात तो की थी ना, तो नो पास फिल्टर का मतलब हो गया कहीं पर भी आउटपुट नहीं है, हर टाइम जीरो, सब जगह जीरो। वैसे कह रहा हूँ नो पास फिल्टर को तो कहीं भी नहीं माना जाता, पास फिल्टर तक माना जाता है, तो ये ऑल पास फिल्टर है। वॉइस इज बफरिंग, नाउ आई गॉट इट। एक्चुअली ये जो गूगल क्लास पे होती है, अपनी गूगल मीट पे क्लास होती है ना, उसके अंदर वॉइस और उसका वीडियो आपके इंटरनेट की स्पीड पे बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पे सब कुछ सही है, एंड स्पेशली कह रहा हूँ ना, इवन ऐसे नहीं है, बट उसके बावजूद भी हम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं, तो उसके अंदर स्पेशली आपके इंटरनेट की स्पीड को आपको अच्छे से देखना है। इसका पूरा फायदा उठाने का एक ही तरीका है, आप अपने इंटरनेट की स्पीड को जरूर देखिए, क्योंकि बाकी को ऐसा अगर नहीं हो रही प्रॉब्लम, मतलब हो रही किसी किसी का वीडियो की हो रही है, किसी की ऑडियो की हो रही है, सबके सेम नहीं हो रही, अगर सबके सेम प्रॉब्लम हो रही है, तब तो फिर हम यहाँ पे चेक करें वापस। एक बार चेक करेगा प्रेम। चलिए, तो आप स्क्रीन ले लीजिए, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ओके, 4, 3, 2, 1, डन। स्क्रीनशॉट लो, देखिए शिवम, अभी भी आपके ब्लर आ रहा है क्या? अभी ब्लर आ रहा है? हर्ष, आपके ब्लर आ रहा है? एक मिनट में चेक करके आता हूँ। अब बताइए क्या अभी भी आ रहा है? शिवम कह रहा है किसी का अगर क्लियर आ रहा है तो स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप में डाले। जब यहाँ चेक कर रहे हैं, टेक्निकल स्टाफ कह रहा है कि सर क्लियर आ रहा है, क्लियर जा रहा है यहाँ से, एक बार वापस पूछिए आप। मैं फिर से पूछता हूँ, ब्लर कितने लोगों का आ रहा है? वीडियो ब्लर आ रहा है तो फिर हम आगे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप कमेंट करें, बाकी लोग भी, शिवम हर्ष वगैरह जो बोल रहे हैं ब्लर आ रहा है, प्लीज कमेंट करिए। सबके सब क्या करें, आज की क्लास का ऑफर है क्या? देखो एक बार, इसको बंद कर देते हैं, फैन को बंद कर दो। किसी की वॉइस भी आ रही है, वॉइस को बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ से चेक कर रहे हैं स्टाफ,
यहाँ से शायद प्रॉब्लम नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब टोटली आपके नेटवर्क पे डिपेंड करने वाला है। आपका नेटवर्क अगर सही नहीं है तो फिर वहां पर ब्लर का होगा, क्योंकि अगर ब्लर आएगा तो फिर सबके एक साथ आएगा और वो ऐसा हो नहीं रहा है। तो चला सकते हैं इसको, काम चला सकते हैं या नहीं, ये बताइए। मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं? आगे कंटिन्यू करें या नहीं? यस सर, कंटिन्यू करें। चलिए, तो देखिए आप स्क्रीनशॉट ले रहे थे, स्क्रीनशॉट लीजिए। लो पास फिल्टर का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। नाउ देखिए, अब बनाते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल फिल्टर। प्रैक्टिकल फिल्टर क्या होता है? प्रैक्टिकल फिल्टर एक्चुअली लो पास भी बन सकता है, हाई पास भी बन सकता है, बट लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के सिवा जितने भी फिल्टर्स हैं उसके टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर वाले जो फिल्टर है जो कि आरसी सर्किट से बनते हैं उनको एक बार हम यहाँ पढ़ेंगे। आरसी सर्किट से बनने वाले लो पास और हाई पास। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मैं फिल्टर लेता हूँ तो सबसे पहले फर्स्ट है मेरे लिए लो पास फिल्टर, जो कि एक सर्किट बन रहा होगा, फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मतलब कितना है सर? देखिए, प्रैक्टिकल फिल्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव के अंदर होते हैं केवल आरएलसी सर्किट, और एक्टिव के अंदर होते हैं ओपन। ओपन भी वहां इंक्लूड होता है। ओपन अपने आप में एक्टिव डिवाइस है, तो ऐसे सर्किट होते हैं एक्टिव फिल्टर या फिर एक्टिव सर्किट। और अगर केवल आरएलसी है तो उसे हम बोलते हैं पैसिव फिल्टर। तो अब प्रैक्टिकल फिल्टर स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन कि लो पास फिल्टर क्या होता है। तो लो पास फिल्टर जो है तुम्हारे लिए फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है सर, आइदर यहाँ पर आरसी है या फिर आरएल है, यानी केवल इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है, या फिर केवल कैपेसिटेंस है और रेजिस्टेंस है। इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो अगर आपके इस पिक्चर में आ रहे हैं तो वो अपने आप में एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है सर? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का मतलब ये होता है कि आपके लिए वो एलिमेंट जो कि डिफरेंशियल टर्म अपने अंदर रखते हैं। इंडक्टर में V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, कैपेसिटर में I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी होता है। अगर ये टर्म आपके पास आ रही है तो ये आपके सर्किट का ऑर्डर बढ़ा देती है। अगर आपके पास केवल इंडक्टर तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, आरएल सर्किट को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। या केवल कैपेसिटर है तो हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, आरसी सर्किट है। लेकिन अगर आरएलसी यानी इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों आते हैं तो हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर सर्किट है। तो फिलहाल अगर हम बात करें आरसी सर्किट के बारे में तो सबसे पहले फर्स्ट है ये आपके लिए लो पास फिल्टर। नाउ अब देखिए, यहाँ पर ये कैपेसिटर और एक रजिस्टर है, आर एंड सी। यहाँ पर वी नोट आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर इनपुट है वी आई। इस सर्किट को बोलने पाते हैं हम लो पास फिल्टर। कैसे? इसकी स्टडी कर लेते हैं। बहुत ही फेमस है, आपके छोटे छोटे एग्जाम में बहुत काम में आता है, ये बहुत फेमस है। मतलब इवन ये इतना फेमस है कि कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल के अंदर भी काम में आता है। कंट्रोलर पढ़ते हैं आप वहां पे तो पीआई कंट्रोलर काम कर देता है ये लगभग। ऐसे ही अगर आपने कंट्रोल सिस्टम में लीड कंपनसेटर और लेग कंपनसेटर, तो लेग कंपनसेटर काम करता है ये। ऐसे एनालॉग के सर्किट के अंदर काम में आता है ये। वहां पर इंटीग्रेटर का काम करता है ये। तो आपकी बहुत सारी जगह पे कॉमन डिजाइन है, इसलिए बहुत फेमस डिजाइन है इस लो पास फिल्टर की। ना देखिए, यहाँ पर जब हम आरसी सर्किट बना रहे हैं तो आउटपुट वी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, ये अगर आप जानते हैं, नेटवर्क से अगर आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊंगा तो मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ सोर्स वोल्टेज है, उसका कितना हिस्सा कैपेसिटर के ऊपर आउटपुट वोल्टेज है, तो कैपेसिटर वोल्टेज आएगा सर कैपेसिटर का इम्पीडेंस 1/j ओमेगा सी
अपॉन टोटल इम्पीडेंस R प्लस 1/j⍵c इंटू VI। तो अब सर ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, या V0 अपॉन VI होता है सर ये ट्रांसफर फंक्शन। जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है आउटपुट और इनपुट का रेशियो, क्योंकि आप जानते हैं y ओमेगा इक्वल्स टू x ऑफ ओमेगा इंटू h ऑफ ओमेगा होता है। तो जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या है, y बाई एक्स का रेशियो, y बाई एक्स का रेशियो। ये फ्रीक्वेंसी में होता है, टाइम में नहीं। टाइम की ना तो आपको पता है कन्वोल्यूशन होता है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स आता है, उसको हम बोल नहीं सकते कि t अपॉन xt नहीं बोल सकते, t इक्वल टू xt, ऑपरेशन xt होता है। तो ट्रांसफॉर्म कि जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, फिर कंट्रोल अगर आप लोगों ने पढ़ ली है तो कंट्रोल सिस्टम वाले सर बोलते होंगे लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट व्हेन इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। यानी कि इनिशियल कंडीशन जीरो लेते हैं तो आउटपुट का लाप्लास और इनपुट के लाप्लास का रेशियो कहलाता है ट्रांसफर फंक्शन। ये कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन है। हमारे लिए सिग्नल के अंदर, नेटवर्क के अंदर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी काम करते हैं, तो जो असली डेफिनेशन है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आती है। लाप्लास इज द एडवांस फॉर्म ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे भी। अभी इसलिए ज्यादा लोग क्या लाप्लास में काम करते हैं, इसलिए वो डेफिनेशन कंट्रोल सिस्टम में वैसे देते हैं। बट आपको बता दूं कि बस फ्रीक्वेंसी डोमेन चाहिए, आउटपुट और इनपुट के फ्रीक्वेंसी डोमेन का रेशियो ट्रांसफर फंक्शन। ऐसा है तो सर आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये कितना क्या आ रहा है, 1/1 प्लस j⍵RC। बहुत ही फेमस है, याद ही रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर? यहाँ पर ये ट्रांसफर फंक्शन हो चुका है। अब हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि सर अगर मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम, मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, तो देखिए सर यहाँ पर h ऑफ ओमेगा को आप बोल सकते हैं मोड ऑफ h ओमेगा विथ एंगल ऑफ h ऑफ ओमेगा। ऐसा आप ब्रेक कर सकते हैं, क्यों? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी सर, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को आप मैग्नीट्यूड में लिखते ही मतलब ना। अगर हम यहाँ बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, मोड ऑफ h ऑफ ओमेगा कितना आ रहा है सर, 1/1 प्लस j⍵RC का मैग्नीट्यूड वो होता है 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर। स्पेक्ट्रम का मतलब कोई भी चीज को अगर हम फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यहाँ मैग्नीट्यूड को पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड को पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। ऐसे अगर हम बात करें फेज की, तो फेज के अंदर देखिएगा एंगल h ऑफ ओमेगा कितना आ रहा है, तो देखिए 1/1 प्लस j⍵RC, ये होगा माइनस का tan इनवर्स ओमेगा RC। आपको फेज लेना आता है ना, फेज लेना आता होगा आपको। ये देखिए 1/1 प्लस j⍵RC है, तो एंगल कितना आएगा सर, हमको पता है कि जो a प्लस आयोटा b होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है √a² प्लस b² एंड एंगल होता है tan इनवर्स b/a। और अगर ये डिनोमिनेटर में होगा तो ये एंगल ऊपर जाने के लिए माइनस साइन देगा, तो माइनस tan इनवर्स b/a। यहाँ पर b है और a है, तो ओनली tan इनवर्स ω/c। यहाँ तक क्लियर? तो ये मैग्नीट्यूड और ये फेज, तो इसका स्पेक्ट्रम भी बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं और बनाएंगे ही, पूछा जाता है ये। तो देखिए माइनस tan इनवर्स ω/c, tan इनवर्स का कर्व जानते हैं आप, तो बस उसके साथ माइनस लगा दिया, तो आपको इस तरह से मिरर इमेज ले लेना है। tan इनवर्स का कर्व होता है इस तरफ, tan इनवर्स का कर्व होता है ये वाला, ठीक है, माइनस ले लिया तो x एक्सिस के क्रॉस मिरर इमेज ले लेंगे। x एक्सिस के क्रॉस मिरर इमेज लेने से अब जो आपके पास डायग्राम आ रहा है वो कुछ ऐसा है, ये समझ में आया? तो ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, जो नेक्स्ट टर्म मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत काम की है, वो नेटवर्क के अंदर भी काम में आती है, वो एनालॉग के बहुत सारे अलग अलग जो एम्पलीफायर होते हैं उनको पढ़ने के लिए भी काम में आती है, और यहाँ फिल्टर्स वगैरह को पढ़ने भी काम में आती है। तो नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो वो हम देखते हैं कि कितनी आ रही है। यहाँ तक बता दिया आपको ने, समझ? अब इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड फेज
अच्छा, एक बार आप काम करना, इसका पूरा स्क्रीनशॉट एक साथ ले लेना, मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट दे दूंगा। अभी के लिए फिलहाल आगे चलिए, पूरा स्क्रीनशॉट एक साथ ले लेना। तो थर्ड है, इसके अंदर है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। क्या होती है सर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? देखिए, तुम्हें क्या लगता है कि लो पास फिल्टर जो ऐसा वाला है आइडियल, ये देखा था आपने, ऐसा तुम्हें मिलने वाला है? ऐसा नहीं मिलता है रियल में। कैसे मिल रहा है? ऐसे मिल रहा है। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, ये कहां से लो पास फिल्टर हो गया? ये है लो पास फिल्टर, ये तो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है सर, क्योंकि जीरो, जीरो कब होगा इसका? इनफाइनाइट पे जाके। इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? इनफाइनाइट पे जाके। सर इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी तक सबको पास कर रहा है, तो ये तो ऑल पास फिल्टर होना चाहिए। नहीं भाई, ये ऑल पास फिल्टर नहीं है, ये लो पास फिल्टर ही है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो प्रैक्टिकल फिल्टर ऐसे होते हैं, प्रैक्टिकल रीजन ऐसी होती है, जीरो हमेशा इनफाइनाइट पे जाके मिलता है ऐसे तो थोड़ा थोड़ा वैल्यू चल रही है, और हमारे लिए वो थोड़ी वैल्यू ना के बराबर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर प्रैक्टिकली हमें टर्म नई बनानी पड़ी, और उसका नाम है 3 dB बैंडविड्थ। 3 dB बैंडविड्थ। मैं थोड़ी सी मैथ्स अब अलग से लूंगा, इस बॉक्स के अंदर मैं अलग से मैथ्स लेता हूँ। 3 dB बैंडविड्थ क्या होती है? ये 3 dB बैंडविड्थ, इसका दूसरा नाम है प्रैक्टिकल बैंडविड्थ। प्रैक्टिकल बैंडविड्थ, जैसे कि हम बात करें कोई आइडियल डिजाइन बैंड पास फिल्टर की ओमेगा 1 से ओमेगा 2 होती है, रेजोनेंस सर्किट से मिल जाता है ये बैंड पास फिल्टर। तो हम बात कर सकते हैं कि जो बैंडविड्थ है वो है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये है आइडियल। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बैंडविड्थ क्या होती है? तो प्रैक्टिकल बैंडविड्थ होती है कुछ ऐसी, ये। अब इसके अंदर आप क्या कहते हो कि यार एक काम करते हैं सर, ये भी आपके लिए बैंड पास फिल्टर की तरह ही है, पीक वैल्यू जहां दे रहा है, बस एक काम करो, उस पे अगर वैल्यू माना कि के आ रही है, ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो के आ रहा है, तो आप ये देख लो कि जो पीक पावर आ रही है, आई रिपीट वर्ड हम लेते हैं, पीक पावर जो है कि हाफ पावर जहां तक मिलेगी वहां तक हम हमारी बैंडविड्थ मानेंगे। इसीलिए इसका नाम रखते हैं 3 dB बैंडविड्थ, प्रैक्टिकल बैंडविड्थ और हाफ पावर बैंडविड्थ। हाफ पावर बैंडविड्थ, तीनों इसी के नाम होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल बैंडविड्थ। तो आप ये बोल सकते हो सर यहाँ पर कि, तो हम ये बोलते हैं कि सर एक काम करिए कि माना कि यहां तक आपको आधी पावर मिल रही है ओमेगा 1 से ओमेगा 2, तो ये है आपके लिए के डैश मैग्नीट्यूड, ये है आपके लिए 3 dB बैंडविड्थ। 3 dB बैंडविड्थ कितनी होगी? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये हमारे लिए है। आइडियल बैंडविड्थ तो हम ले नहीं सकते। आप जो बॉक्स बोल रहे हो केवल वहां पर वैल्यू 1 है, बाकी सब जगह 0 है। बैंडविड्थ होती क्या है सर? बैंडविड्थ डिफाइन कैसे होती है? सर फर्स्ट थिंग, बैंडविड्थ कहां से आ गई सर इस गेम में? हम तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि लो पास फिल्टर की बात कर रहा था मैं, तो इसका मतलब सर वो फ्रीक्वेंसी जो डिसाइडिंग पॉइंट है, जो कि बोल रहा है कि इससे कम है तो आउटपुट आ रहा है, इसके बाद आउटपुट नहीं आ रहा है, तो हमने उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल रखा है सर। गुड। तो जो तुम लो पास फिल्टर के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो ना, वो इसकी बैंडविड्थ भी है, क्योंकि बैंडविड्थ क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जहां मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा और प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि ये पूरी पूरी ग्रुप को बोलता है बैंडविड्थ। तो यानी कि अगर हम बात करें लो पास फिल्टर की, तो लो पास फिल्टर के लिए मैं आपको बात करूँ तो इंफॉर्मेशन है कि अगर बैंडविड्थ की है, तो बैंडविड्थ होती है इसमें ओमेगा सी। कहाँ से? 0 से ओमेगा सी तक। फर्स्ट टू ओमेगा सी बैंडविड्थ दे देते हैं। बैंडविड्थ सिर्फ क्या देते हैं? सी से होती है नहीं आएगा। ये तो हुआ बैंडविड्थ की डेफिनेशन। ऐसे ही अगर हम हाई पास फिल्टर की बात करेंगे बैंडविड्थ, तो इनफाइनाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सर कि वो ओमेगा सी से इनफाइनाइट तक जा रहा है, वहां तक तुम्हें आउटपुट दे रहा है। फिर वहां पर तो हम जो बैंडविड्थ है उसको इनफाइनाइट बोलेंगे, लेकिन हम बस ये बोल रहे हैं कि जो बैंडविड्थ है एक बार समझ में आ जाए
तो अपने आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। तो हम बैंडविड्थ जो बोल रहे हैं ये सारी बैंडविड्थ है आइडियल बैंडविड्थ। प्रैक्टिकली हमें ऐसा मिलता ही नहीं लो पास फिल्टर, प्रैक्टिकली हमें बैंड पास फिल्टर वैसा मिलता ही नहीं है। जैसे रेजोनेंस के टाइम पे भी अभी सब चीज ये वाली डिजाइन रेजोनेंस की डिजाइन है, और ये अपने आप में एज अ बैंड पास फिल्टर काम करता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो ये बैंडविड्थ है आपकी, इसको हम बोलते हैं 3 dB बैंडविड्थ। और ये बैंडविड्थ कहती है कि जहां पर तुम्हारा पीक वैल्यू आ रहा है, रेजोनेंस के अंदर ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पीक वैल्यू आता है, तो जहां पर आपका पीक वैल्यू आ रहा है उस पावर की हाफ पावर जहां तक तुम्हें मिलेगी, वो फ्रीक्वेंसी का जो ग्रुप है वो आपके लिए कहलाएगी बैंडविड्थ। अब हाफ पावर का मतलब होता है सर, इस कांस्टेंट के की पावर कितनी होती है सर, वो होती है के स्क्वायर, और इसकी कितनी पावर होगी के डेश का स्क्वायर। तो आप बोल रहे हैं सर के डेश का स्क्वायर क्या होना चाहिए, हाफ इंटू के स्क्वायर। इसलिए के डेश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, के डेश की वैल्यू होनी चाहिए के बाई रूट टू। ओके, तो आज के बाद मेरे लिए सबसे इंपोर्टेंट टर्म होने वाली है, जहां पीक मैग्नीट्यूड आ रहा है उसका 1/√2 टाइम्स जहां तक आएगा, वो मेरे लिए बैंडविड्थ डिसाइड करेगा। इसलिए आज के बाद मेरे पास दो मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, एक तो ए और एक a/√2, पीक वैल्यू का 1/√2। वॉइस इज लैगिंग। वॉइस लैग कर रही है सबके लिए। चलिए आज की क्लास में ऑफ कर रहा हूँ, आज की क्लास हम ऑफ करते हैं, फिल्टर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है अगर आपकी वॉइस लेग हो रही है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे मैं खुद भी इतना एफर्ट नहीं लगाना चाहता कि आप लोग जो समझ रहे हैं वो भी ना समझ पाए। तो हम आज की क्लास को ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। प्लीज आप लोग भी अपने नेट की स्पीड को देखिए। मैं एक बार बात कर लेता हूँ टेक्निकल स्टाफ से वापस, लास्ट टाइम एक बार लास्ट टाइम बात कर लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से, एंड देन उसके बाद मैं डिसीजन लेता हूँ। क्लियर, मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, एक मिनट आप अपना एक नेट चेक कर लीजिएगा। मैं एक बार बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरी वॉइस कितनी क्लियर है आप बताइए। समदेव बोल रहा है कि सर न्यू टाइम टेबल में क्लासेस का शेड्यूल क्यों नहीं है। न्यू टाइम टेबल में क्लास का शेड्यूल होगा, मैं पूछ लेता हूँ। मतलब नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे एंड थर्सडे को क्लास है, इस बार अपना टाइम टेबल चेंज हुआ है, ट्यूसडे एंड थर्सडे को क्लास है वैसे। बट मैं एक बार और कंफर्म करके आपको अपने ग्रुप पर बता दूंगा। आप सब लोग ग्रुप में हैं, आप सातों आठों लोग ग्रुप में है ना, तो मैं भी ग्रुप में डाल दूंगा। तो पहले ये बताइए वॉइस का क्या करना है, क्योंकि टेक्निकल सब कह रहे हैं कि हमेशा वॉइस सही आ रही है उनको। टेक्निकल जो हमारे यहाँ पे टीम बैठती है उनके पास
वो चेक कर रहे हैं, वॉइस सही आ रही है, लैग आ रहे हैं, लेकिन क्या हम, अगर लैग आ रहा है तो क्या मतलब कितना लैग आ रहा है वॉइस का, जो मैं बता रहा हूँ वो बात पहुंच नहीं पा रही क्या? एक बार बताइए मेरे को, समझ पा रहे हैं क्या? मतलब क्लास कंटिन्यू रखनी है ना? देखो हमारा नुकसान होगा इससे बहुत, बिना बात ही। पहुंच रही है? पहुंच रही है? तो देखिए, आप जितना भी कहेंगे उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है, यहाँ से जब सब कुछ सही हो रहा है तो वॉइस का वीडियो कोई इलाज नहीं हो रहा है। आप एक बार लिख दीजिए भले ही, उसको मैं एक बार और पूछ लूंगा, 3 4 बार पूछ चुका हूँ, हमारा टाइम वेस्ट होगा, या क्लास आकर रुक जाए, टाइम शेड्यूल में काउंट हो रहा है कि हमारा टाइम चल रहा है और हमने क्या पढ़ा। इसलिए हम, अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज फिर क्लास को रोकनी पड़ जाएगी। तो क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ वॉइस का? क्योंकि वो यहाँ से कुछ चेंज हो नहीं सकता, जब सब कुछ क्लियर आ रहा है उनको तो वो चेंज नहीं कर सकते। प्लीज देखिए, यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ ने लिखा है, ये फाउंडेशन के नाम से जो लिख रहे हैं वो कह रहे हैं आपको कि आप लोग अपने इंटरनेट की चेक करिए, आप लोग जिन जिन को भी क्लियर नहीं आ रही है। ये फाउंडेशंस में जो है वो हमारे यहाँ से टेक्निकल टीम है, वो लिख रही है आपको बात कि प्लीज चेक द इंटरनेट स्पीड। यहाँ से हमारे एंड से सब कुछ क्लियर है, वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है। वो खुद वीडियो चला रहे हैं, वो खुद इस क्लास को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे, लेकिन वहां पर सब कुछ सही आ रहा है, वीडियो भी सही आ रहा है, वॉइस भी सही आ रही है। तो फिर आप लोगों को एक बार चेक कर लेना चाहिए अपना नेट, और मुझे लगता है हमें कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू करें अपन? देखो वहां से, अगर यहाँ से सही, उनके लैपटॉप पे सब सही चल रहा है ना, इसका मतलब यहाँ से सही चल रहा है, और यहाँ से चल रहा है, तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपके एंड पे, और उसका कोई अंत ही नहीं है, उसका कोई एंड ही नहीं है। हम जब भी क्लास करेंगे, अगर आपके वहां पे नेट सही नहीं चल रहा होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए, 3 dB बैंडविड्थ की मैं बात कर रहा था, तो जो मैग्नीट्यूड है के डैश कितना होना चाहिए, k/√2, इसलिए इसको बोलते हैं 3 dB बैंडविड्थ। अच्छा, इसे बोलते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ। और 3 dB क्यों बोलते हैं? तो डीबी में इसलिए बोलते हैं, कोई भी पावर जो है डीबी में कैसे देते हैं, पावर इन डीबी कैसे लिखी जाती है, 10 log 10 पे, 10 log 10 बेस पे P1/P2 रेशियो लेने का काम करता है डीबी में। तो हमें पता है कि सर, सिंस यहाँ वोल्टेज का स्क्वायर करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है पावर, तो आप इसको 20 log 10 भी बोल सकते हैं। तो बहुत सोचते होंगे कि सर हमने तो 20 log 10 पे बात की है डीबी के अंदर, एनालॉग के अंदर थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो एम्पलीफायर वगैरह जो डीबी में लेते थे आप, 20 dB 40 dB, वो 20 log 10 बेस पे लेते थे। लेकिन डीबी में क्या होता है, पावर होती है, पावर से डिसाइड किया गया है सारा का सारा मामला। तो पावर जो 10 log 10 पे डिफाइन की गई है, ईसी कम्युनिकेशन वालों में तो बहुत काम में आती है, लेकिन इवन जनरल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर अगर पावर कर रहे हैं तो 10 log 10 लेंगे, वोल्टेज या करंट पे काम कर रहे हैं तो 20 log 10 करेंगे। हम यहाँ पावर की बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि सर आप कहना चाहते हो P/P/2 हाफ पावर तक कितना आएगा, 10 log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, यानी कि 10 × log 2, जिसकी वैल्यू होती है 3.01 dB, इसलिए इसको बोलते हैं 3 dB। क्या बोलते हैं? 3 dB। तो क्या आपको समझ में आ चुका है 3 dB क्यों बोलते हैं, हाफ पावर बैंड क्यों बोलते हैं? सारी जो नॉलेज मैंने दी है, क्या नॉलेज आप तक, हम जो प्रैक्टिकल बैंडविड्थ है वो लेने वाले हैं अब हमारे लिए जो गेन है वो जीरो होने की जरूरत नहीं है, उसको जो पीक की जो पीक पावर है उसकी हाफ पावर भी है, तो वहां तक मेरे लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, वहां तक के लिए मेरी बैंडविड्थ बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई अभी आपको? जो भी मैंने ये पूरा किया था अभी इस बात पे, ये बात समझ में आई क्या आपको? वॉइस या किसी वजह से? तो देखिए, अगर ऐसा है तो फिर आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लगभग अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी भी थोड़ा सा बाकी है, बट फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने कहा था कि कहीं ये चीजें गायब हो जाए।
डन। 5 4 3 2 1। ना देखिए, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है। हमने बात की थी, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ वापस कि सर, ये आपका कर्व है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, पीक मैग्नीट्यूड। इसका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1/√2। तो क्या आप कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं? इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सर, जो ये मैग्नीट्यूड है, एच ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 1/√ओमेगा² r²c² + 1। ये जो मैग्नीट्यूड है एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा सी पे, यानी कि 1/√1 प्लस ओमेगा c² r² की वैल्यू 1/√2 होनी चाहिए। ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ओमेगा सी पे इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1/√2। इसका मतलब देखो, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाए, तो 2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सर मैं कह सकता हूँ कि ओमेगा c² r² c² की वैल्यू 1 होनी चाहिए, या ओमेगा सी आर सी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि ओमेगा सी की वैल्यू 1/RC होनी चाहिए। या फिर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अगर मैं हर्ज में बोल रहा हूँ, तो 1/2πRC हर्ज के अंदर। हर्ज और रेडियन पर सेकंड के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आता है? रेडियन पर सेकंड और हर्ज में। तो ये आपका आंसर आएगा। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आ चुकी है 1/2πRC। लास्ट थिंग, कभी एग्जाम में आ जाए तो ट्रांसफर फंक्शन एक तो आपको याद रखना ही है। लो पास फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आपने देखा है 1/1 प्लस j⍵RC होता है। और अब आप बोल रहे हो कि ओमेगा सी की वैल्यू 1/RC होती है, तो आप उसको यूं ही बोल सकते हैं कि 1/1 प्लस j⍵/ओमेगा सी। कभी कभी वो एग्जाम में क्या पूछता है, वो पूछता है आपसे कि एक आपके लिए ट्रांसफर फंक्शन दिया है 1/1 प्लस j⍵/5। ये सिस्टम कौन सा फिल्टर होता है? 5 या j⍵10? 10 5 से कांस्टेंट है। आपको बस ये पूछता है कि ये कौन सा फिल्टर है, तो आपको बताना होगा कि सर ये लो पास फिल्टर है या हाई पास फिल्टर है या बैंड पास फिल्टर है। तो आपको पता है कि अगर ऐसा फॉर्मेट है तो कौन सा फिल्टर होगा? लो पास फिल्टर। तो भी ले लीजिए, लो पास फिल्टर में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट। रैम, रैम, अपनी वॉइस को करो। ठीक है। नाउ देखिए, अब हम बात करते हैं हाई पास फिल्टर की। हाई पास फिल्टर, वी नोट की वैल्यू आएगी r/r+1/j⍵c into vi। j⍵RC/1 प्लस j⍵RC
इंटू वी आई। ये आपका हाई पास फिल्टर है। ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया? फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया? अब की बार आप आउटपुट आर पे ले रहे हैं, तो ट्रांसफर फंक्शन है सर आपके लिए वी नोट अपॉन वी आई जे ओमेगा आर सी अपॉन वन प्लस जे ओमेगा आर सी। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके लिए जो भी 3-4 पॉइंट है, उस पर कितने ही छोटे छोटे एग्जाम पीएसयू जो होते हैं, चाहे वो पीएसयू आपके पर्सनली ईसीआईएल भेल सेल इस तरह के एग्जाम्स हो, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं टेक्निकल के अंदर। ये टेक्निकल एग्जाम्स के अंदर बहुत क्वेश्चन जो अपन ले रहे हैं लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर, इसलिए बड़े ध्यान से बता रहा हूँ। आपकी ये नंबर ऑफ पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं अगर मैं एक बार लाप्लास भी ले लूंगा तो मैं पोल्स और जीरोस भी बताना चाहूंगा यहाँ पे कि लो पास फिल्टर में पोल्स कहाँ होता है जीरोस कहाँ होता है, बट अभी के लिए आप जानते नहीं कि पोल्स और जीरोस क्या होता है, तो लाप्लास में देखेंगे अपन। फिलहाल के लिए ट्रांसफर फंक्शन है आपका। देन उसके बाद सेकंड है मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम। ये देखिए अब ये जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आ रहा है ये कुछ इस तरह से आ रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो जीरो होगी अगर फ्रिक्वेंसी जीरो है तो ओमेगा की वैल्यू जीरो करो तो वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। और अगर फ्रिक्वेंसी को इनफाइनाइट करते हो तो वैल्यू कितनी आती है? इनफाइनाइट। मैं अगर और अच्छे से बात करूँ तो मोड ऑफ एच ऑफ ओमेगा जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मोड ऑफ एच ऑफ ओमेगा आ रहा है ओमेगा आर सी अपॉन अंडर रूट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये है आपका मोड ऑफ एच ऑफ ओमेगा डायग्राम विथ ओमेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि ओमेगा की वैल्यू जीरो करोगे तो आंसर आ रहा है जीरो, और ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट करोगे तो आंसर आएगा वन। इसका मतलब जीरो पर जीरो वाला ये है आपका हाई पास फिल्टर। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम तो ये हो गया। फेज स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। कंटिन्यूटी के अंदर नीचे में डायग्राम बनाता हूँ इसका फेज स्पेक्ट्रम का। तो फेज स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा सर? तो फेज स्पेक्ट्रम देखिएगा आप, एंगल ऑफ एच ऑफ ओमेगा होगा जे ओमेगा आर सी अपॉन वन प्लस जे ओमेगा आर सी। जे ओमेगा आर सी का फेज होता है 2 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा आर सी। ये है आपका फेज। यानी कि सर जो पहले फेज आया था उसके अंदर आप 5/2 का डीसी ऐड कर दीजिए। तो देखिए ऐड कर देने से क्या होगा, ये जो फेज है जो पहले जीरो के अराउंड था वो 5/2 के अराउंड चला जाएगा। जो पहले पाई वैल्यू थी वो पाई हो जाएगी, और जो पहले -5/2 थी वो अब जीरो हो जाएगी। तो ये पिछला कवर करेगा। पिछला फिल्टर के अंदर ये नीचे था, 5/2 ऐड करने से भी ऊपर हो गया। तो ये आपका है फेज स्पेक्ट्रम। ठीक है सर, तो ये तो हो गया आपके लिए मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा इसका। तो हम बात करते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी आपने सर डिफाइन कर दी है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती क्या है? सर जो आपका आइडियल फिल्टर होता वो आइडियल फिल्टर तो कुछ ऐसा होता। आइडियल फिल्टर कैसा होता सर? आइडियल फिल्टर तो सर कुछ ऐसा होना चाहिए था, ओमेगा सी के बाद वन देने वाला। लेकिन रियल में क्या होता है सर? कुछ ऐसा होता है ये फिल्टर। तो यहाँ पे भी ये हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर जो लो आउटपुट है वो तो मेरे काम के ही नहीं है। एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद आउटपुट आ रहा है जो मेरे लिए काम का है। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी है वो कैसे डिफाइन होगी? तो सर वो कुछ ऐसे डिफाइन होगी कि आप जो ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बना रहे हैं इसकी वैल्यू ओमेगा सी पर कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 1/√2। और इंफिनिटी पे तो आप जानते हैं कितनी वैल्यू आती है? वन। तो आप ये कर सकते हैं कि सर 8 ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा सी, 8 ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा सी मोड ऑफ एच ऑफ ओमेगा की वैल्यू है 1/√2। यानी कि 1/1 प्लस ओमेगा सी का स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ये होगा 1/√2। तो ओमेगा सी आर सी इस बार भी क्या आ रहा है? सर एक मिनट एक मिनट, सर इस बार ऊपर भी है ओमेगा सी आर सी अपॉन √1 प्लस ओमेगा सी स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। हालांकि इस बार भी क्या आ रहा है ओमेगा सी आर सी की वैल्यू?
सर इस बार भी ओमेगा सी आर सी की वैल्यू आ रही है 1। इस बार भी ओमेगा सी आर सी की वैल्यू देखो 1 आ रही है। हिट एंड ट्रायल भी किया था मैंने सोल्व करने की कोशिश की। मैंने पहले सबसे पहले हिट एंड ट्रायल किया था तो ओमेगा सी आर सी 1 रखा, तो 1/√2 बैठ रहा है। इसका मतलब सर ओमेगा सी की वैल्यू 1/RC आएगा। और फिर से वही अगर आप हर्ज में बोलोगे तो 1/2πRC इन हर्ज और इन रेडियन पर सेकेंड। ये है आपका फाइनल आंसर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का। तो मैं इसका मॉडिफाइड फिल्टर बोल सकता हूँ, ट्रांसफर फंक्शन, मॉडिफाइड ट्रांसफर फंक्शन। मॉडिफाइड ट्रांसफर फंक्शन है सर इसका एच ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू जे ओमेगा आर सी अपॉन 1 + जे ओमेगा आर सी था। आप उसको बोल सकते हो 1 - जे ओमेगा आर सी। सर आप इसको यूं ना बोल के यूं बोलिए आप, जे ओमेगा आर सी अपॉन 1 + जे ओमेगा आर सी, 1/1 + 1/जे ओमेगा आर सी। और इससे आप बोल सकते हैं कि सर ये 1/1 माइनस का जे ओमेगा सी बाई ओमेगा है। विच मीन्स अगर कल को एग्जाम में आता है 1/1 - जे 5/ओमेगा कौन सा फिल्टर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये हाई पास फिल्टर होता है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई है? अहम बोलिए, अहम। अपने अंदर अहम भाव पैदा करिए अगर बात समझ में आई है तो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। डन। 5 4 3 2 1। डन। 5 4 3 2 1। डन। प्रीवियस, वापस प्रीवियस ले लेता हूँ, स्टार्टिंग से दे रहा हूँ मैं आपको वापस। यहाँ से ना, फिर से हर्ष यहाँ से ना। अब आप डन लिख दिया करें। डन हो गया। ओके, डन लिख दें अब। ओके, डन। डन। तो एक साथ ही डन हो गया, ले लो, फिर डन हो गया है। ठीक है, ये पूरा डन हो गया एक ही बार में। देखिए सर, ये तो फिर लो पास और हाई पास फिल्टर जो कि बहुत फेमस है इसलिए मैंने इनको यहाँ लिखवा दिए। क्या मैं ऐसे बैंड पास, बैंड रिजेक्ट, ऑल पास सारे डायग्राम याद करूंगा? और ऑब्वियसली डायग्राम भी बहुत सारे सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि लो पास फिल्टर सिर्फ यही है? मैं बहुत सारे डिजाइन बना सकता हूँ ऐसा जो कि लो पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा हो। तो सर फिर कैसे चेक करें? ये चेक करने का तरीका आपको नेटवर्क के अंदर सर ने सिखाया होगा, नेटवर्क थ्योरी के अंदर, कि लो पास, हाई पास, बैंड रिजेक्ट चेक कैसे करें। मैंने यहाँ पर ये दोनों फिल्टर इसलिए दिए हैं क्योंकि सिग्नल सिस्टम के अंदर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो सिर्फ लो पास और हाई पास फिल्टर जो बहुत फेमस होते हैं, आरसी सर्किट से बनते हैं, उनके बारे में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ बना दिया। बाकी क्या आप लोग जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मुझे टेलीग्राम पे पूछे, मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर फिल्टर को चेक कैसे करते हैं, भी फिल्टर को विथ क्वेश्चन के साथ आपको दे दूंगा। तो अभी के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अब एक क्वेश्चन मन में आता है हमेशा, क्या क्वेश्चन आता है मन में कि सर फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आरएल सर्किट भी बनाते हैं, आरएल सर्किट वाले फिल्टर क्यों नहीं बनाए आपने? देखिए वैसे मैंने बनाए भले ही नहीं हो, पर तुम आरएल सर्किट वाले फिल्टर को अगर देखना चाहोगे तो ये जो सर्किट बनेगा एल और आर का,
ये आपका होगा आपकी बार हाई पास फिल्टर। और ये जो बनेगा एल और आर इस तरह से, ये होगा आपके लिए लो पास फिल्टर। आपको थोड़ा आश्चर्य होना चाहिए क्योंकि जब मैंने कैपेसिटर को आगे रखा था तो ये लो पास फिल्टर था, और जब मैंने रेजिस्टेंस को आगे रखा था तो ये मेरे लिए हाई पास फिल्टर था। ये हाई पास फिल्टर था। कैपेसिटेंस का उल्टा होता है, इंडक्टर उल्टा होता है। तो कैपेसिटर अगर आगे है तो यहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं तो लो पास फिल्टर होता है, यहाँ पे इंडक्टर अगर आगे है तो हाई पास फिल्टर होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई पास फिल्टर होता है, जबकि यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आगे है तो लो पास फिल्टर होता है। तो यहाँ थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन फिर भी हम इनको यूज में क्यों नहीं लेते हैं, इंडक्टर को यूज में क्यों नहीं लेते हैं? उससे ज्यादा ये काम में आता है। आप जहाँ पे देखेंगे, आप अगर कंट्रोल सिस्टम में कंपनसेटर पढ़ेंगे वहां पर भी ये काम में आता है। अगर आप कंट्रोल सिस्टम के अंदर ही आप कंट्रोलर पढ़ रहे हैं, कंपनसेटर पढ़ रहे हैं, दोनों में यही काम आता है। आलोक के अंदर भी ज्यादातर आरसी सर्किट ही काम में आता है। ऐसा क्यों? तो उसके रीजन सुनिए। सबसे पहले फर्स्ट रीजन ये है कि हम जब भी बात करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के कंपैरिजन के अंदर, तो सबसे पहले कैपेसिटर क्यों जीतना है, कैपेसिटर को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसका फर्स्ट रीजन है क्योंकि सर हमें आइडियल फॉर्म में कैपेसिटेंस मिलता है। ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये तुम्हारे लिए लगभग आइडियल बन सकता है। हालांकि ऑब्वियसली ये भी कुछ प्रैक्टिकल होता है, इसमें एक रेजिस्टेंस होता है जो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं स्मॉल आर। की जो रेंज होती है ये बहुत कम होती है। जबकि जो हम इंडक्टर बना रहे हैं कॉइल, ये ये कभी भी आइडियल नहीं हो सकता। ये तो अच्छा खासा प्रैक्टिकल होता है। इवन इसीलिए कोयल को लोग चलाकर ऐसे लिखते हैं RNL सीरीज में, क्योंकि वायर जिस वायर से बन रहा है, वो जो कोयल बन रही है जिस वायर से, जो इंडक्टेंस बन रहा है, वो वायर भी अपना एक रेजिस्टेंस लगता है। तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस आके ही रहेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वायर का जो वो बहुत कम रेजिस्टेंस जो देता है, बहुत कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये। तो कैपेसिटेंस तो लगभग लगभग आइडल की तरह बिहेव करता है, बट इंडक्टर नहीं करता है। इंडक्टर नहीं करता है। इंडक्टर में तो हमेशा एक रेजिस्टेंस साथ में होगा, वायर की वजह से एक रेजिस्टेंस आएगा। तो हम बोलते हैं कि इंडक्टर के अंदर हम इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इसको। फर्स्ट रीजन ये है, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन ये है कि इंडक्टर के इसमें इंडक्टर के केस में कभी भी अगर दो इंडक्टर पास पास रखे हुए हैं, कभी भी दो इंडक्टर पास पास रखे हुए हैं तो इनके बीच में फ्लक्स एक्सचेंज होता है। इनके बीच में फ्लक्स एक्सचेंज होता है। करंट फ्लो करने की वजह से जो इसमें फ्लक्स आ रहा है, वो फ्लक्स हो सकता है दूसरे वाले में फ्लक्स में भी चला जाए। इसलिए इस दूसरे वाले का फ्लक्स बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। इवन दूसरा वाला भी इसका फ्लक्स बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। तो ये आपस में फ्लक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। जो वोल्टेज आपको मिल रहा है वो आइडियल टू एल डी एबिलिटी नहीं होगा, कुछ उससे ज्यादा है, कम वोल्टेज की वैल्यू हो सकती है। हालांकि इस चीज को ओवरकम करने के लिए स्पेशली हम इस चीज को तो ध्यान में रखते ही है। और हम एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ते हैं नेटवर्क में, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, म्यूचुअल इंडक्टेंस वहां पर हम देखते हैं इनके बीच में, साथ में रखी कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। पर ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि उसके बावजूद भी वो कंसिडर करने के बाद भी, वो काउंट करने के बाद भी आप एग्जैक्टली पूरा वैसा ही डिजाइन, वैसे की वैसी वैल्यू नहीं पा सकते जैसा अगर इसमें फ्लक्स एक्सचेंज ही नहीं हो रहा होता। जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में हमको पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सचेंज ही नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जाता ही नहीं है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहीं पे रहता है। तो इसलिए हमें पता है कि सर यहाँ पर इस म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। आप भले इसको काउंटर करने के लिए पूरी थ्योरी दे रहे हैं, लेकिन द मोमेंट आप पहले तो ये जंक्शन म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर जितना फ्लक्स इसमें पड़ रहा है उतना ही इसकी वजह से इसमें पड़ रहा होगा। दोनों एक दूसरे में सेम फ्लक्स है तो बढ़ा रहे होंगे या घटा रहे होंगे। M12 इक्वल टू M21 रखते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा के। ये जो चीजें आप कर रहे हैं ये अजम्पशन है आपके। तो आप लेने के बाद आप लगभग इस प्रॉब्लम को तो करते हैं इंडक्टर के अंदर, पर एग्जैक्टली सॉर्ट आउट नहीं हो पाती। कैपेसिटर में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो कैपेसिटर पास में भी रखे हुए हैं तो भी अपना काम कर रहे होते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम ये है, इसलिए हम इन्वर्टर को अवॉइड करते हैं, कैपेसिटर को शिफ्ट करते हैं। क्या आपने ये पढ़ा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा है क्या आप लोगों ने नेटवर्क के अंदर? मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों ने पढ़ा है क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस? नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम के कॉन्सेप्ट कभी याद किया, याद आ रहा है आपको? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, कभी सुना है आपने इसके बारे में? किसी ने भी यहाँ पे सुना है क्या? हम दोनों ने कहा कि हाँ सर मैंने सुना तो है। तो बस वो प्रॉब्लम होती है, मैंने समझा भी दी कि क्या होती है। ओके, गुड।
तो ये सेकेंड प्रॉब्लम होती है। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, सर अगर कोई अकेली है, कोयल के साथ में कोई दूसरी कोयल नहीं है, अकेला इंडक्टर है, तब तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली प्रॉब्लम हो रही है। फिर तो अपने पास जो प्रॉब्लम कम हो गई, फिर तो हमारे लिए काम आसान हो गया। नहीं, अभी भी काम आसान नहीं हुआ। अगर ये अकेले कोयल भी है, तब भी जरूरी नहीं कि जो आपने करंट इसमें दी वही पास हो रहा हो। एक फ्लक्स है इस यूनिवर्स के अंदर जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो भी इसमें से पास हो सकता है। हम कह सकते हैं कि सर एक फ्लक्स और है, एक और है मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? जो हवा के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। सर हवा में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? हवा में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। सर अगर हवा में मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता होगा, कैपेसिटी में भी आता होगा, फिर तो वो कैपेसिटी के अंदर भी आता होगा। नहीं, हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, तो चार्ज नहीं है, पर मैग्नेटिक फील्ड तो है। सर कोई मैग्नेट नहीं रखी हुई है, कोई करंट वायर नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है आपके हवा में? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने एक थ्योरी दी थी। आपने एक थ्योरी दी थी अपने बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए। वो थ्योरी ये कहती है कि हमेशा एक मैग्नेट जो होती है, उसको हम जब भी फ्री, अगर हम उसको हैंग कर देते हैं, तो फ्रीली हैंग करने के बाद वो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही इंडिकेट क्यों करता है? और नॉर्थ डायरेक्शन में क्यों इंडिकेट करता है? उसका जो नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में इसलिए इंडिकेट करता है, जो कंपास में भी काम में आता है। वो इसलिए indicate करता है क्योंकि हमने थ्योरी बनाई कि जो अर्थ है वो भी एज ए मैग्नेट काम करती होगी। ये जो अर्थ है वो भी एज ए मैग्नेट वर्क करती होगी। तो जब ये अगर एज ए मैग्नेट वर्क करती है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी एक मैग्नेट होगी, जिसका साउथ पोल फिजिकल नॉर्थ की तरफ है और नॉर्थ पोल फिजिकल साउथ की तरफ है। तो अगर ऐसा है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमेशा एक फ्लक्स जा रहा होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ भी एक फ्लक्स आ रहा होगा। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इज क्लोज इन नेचर, ये एक क्लोज लूप में होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपने ये थ्योरी बनाई है, तो इसका मतलब ये थ्योरी आपके लिए यहाँ पर भी काम करनी चाहिए। फिर हमने ये थ्योरी क्यों बनाई? ये हमने थ्योरी इसलिए बनाई क्योंकि हमने बोला कि हमारा मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ इंडिकेट क्यों करेगा? नॉर्थ होता किधर है? सर हमें पता है सर, नॉर्थ साउथ। मुझे पता है, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है नॉर्थ साउथ किधर होता है, ये भी बतानी है अभी तो। ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। तो जो नॉर्थ ऊपर की तरफ है, वो नॉर्थ हमारा जो मैग्नेट है, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ क्यों देता है? क्योंकि वो इसकी जो अर्थ है उससे जाकर वो चल जाता है। हम चाहते हैं कि जो अट्रैक्ट जो डिफरेंट काइंड के पोल्स होते हैं, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल कर रहा होगा। तो जो हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, वो इस अर्थ के साउथ पोल से जाके अट्रैक्ट होके वहीं पे चिपक जाता है, इसलिए वो हमेशा यहीं पर ही अ, आपके लिए हमेशा यहीं पे चिपका रहता है, नॉर्थ की तरफ ही वो हमेशा इंडिकेट करता है। नेट, हर्ष नेट, नेट की स्पीड, मेरी वॉइस की क्लियरिटी अगर कहीं पे भी हैंग हो रही है, कुछ अटक रहा है, तो उसका रीजन है नेट की स्पीड, और कुछ नहीं हो सकता। करीना, प्राची, थमदेव इनके नहीं हो रहा है, लेकिन हर्ष और शिवम की हो रहा है। तो उसका रीजन यही है। और एक कार्तिक का पता नहीं चलता। कोई रीजन समझ में आया था जो भी मैंने दिया था तुम्हें? ये रीजन जो मैंने दिया वो तुम्हें समझ में आया? अब वॉइस लैग कर रही है बट स्क्रीन क्लियर है, उसका भी एक ही रीजन है। वॉइस लैग कर रही है बट स्क्रीन क्लियर है, उसका भी एक ही रीजन है। नेट की स्पीड, इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट स्पीड ही है। आपके पास जो सिम है, उसके सिवा एक और सिम ले लीजिए। ऐसा होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, जब आपके पास एयरटेल की सिम है, और एयरटेल की सिम की वजह से जनरली कभी कोई प्रॉब्लम अब तक नहीं होती थी, बट अभी मैंने एक न्यू अपना घर लिया है, एक नया हाउस लिया है। तो मैं जो वहां देखता हूँ, तो वहां पर मैं जब भी गूगल क्लास लेता हूँ, तो देखता हूँ कि वो वहाँ पे थोड़ा बहुत हैंग होता है, बहुत सी बार वॉइस वहां से कट हो जाती है। तो फिर मैंने जियो की सिम से अपने एक नई सिम ली, तो जियो की सिम से मैं चला के देख रहा हूँ नेट को, तो मैंने देखा कि वहां पर जो नेट है वो बिल्कुल सही चल रहा है। इसका मतलब आपको सिम एक को लेनी पड़ेगी, या फिर आपको लगता है आपके पापा के पास हो या मम्मा के पास हो, तो उनसे वो नेट की स्पीड लेनी पड़ेगी।
आपके पास जो भी सिम है, उसका वो नेट वहां पे इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, दूसरा नेट काम कर सकता है। नेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जियो एंड एयरटेल दोनों से ट्राई करके देख लिया आपने? तो देखिए शिवम, क्या आप डेस्टिनी के अंदर बिलीव करते हैं? डेस्टिनी में बिलीव करते हैं शिवम? तो आज ऐसा सकता है कि वो ऊपर वाला नहीं चाहता कि फिल्टर आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए वो ऐसे सर्कमस्टांस बना रहा है। लेकिन आपको अगर इस टाइम भी मेहनत करना आता है, तो आप उस ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज समझ में आएगी, मैं चाहता हूँ ये चीज समझ में आए। तो वो तो आपको टेस्ट कर रहा है। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मेहनत करके तुम्हें दिया, तथास्तु। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही कंस्पायरेसी चल रही होगी आपके साथ शिवम। हर्ष, थोड़ा सा मेहनत करो यार, क्योंकि आपको पता है मैं आइसक्रीम की तरफ पिघल रहा हूँ यार। मैं यहाँ इस के अंदर, स्टूडियो रूम के अंदर, सच कह रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैं जब भी स्टूडियो में आता हूँ, मुझे एकदम से थकान सी होती है कि यार यहाँ एसी नहीं है। और यहाँ एसी नहीं के बिना गर्मी बहुत तेज होती है। आई एम मेल्टिंग। मैं मतलब आइसक्रीम की तरफ मेल्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। बट इसकी आप में से जो 7-8 लोग हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो ठीक है, ये हमारा एफर्ट वर्थ है। तब भी हमारा ये एफर्ट वर्थ है। जो समझने वाले हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए मैं एफर्ट लगा रहा हूँ। मैंने तो इतना भी कहा था कि चाहूँ तो मैं इस क्लास को रोक सकता हूँ, अगर आपको लगता है। यहाँ तक अगर आपको रोज समझ में आ गए, तीनों लॉजिक समझ में आ गए क्या? तीनों लॉजिक समझ में आ गए क्या? मैं कोई लॉजिक क्लियर वापस रिपीट कर सकता हूँ? 3 लॉजिक दे दिए मैंने, इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर। बाकी लोग, करीना, प्राची, हमदेव, प्रेम, लास्ट वन रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? तो सुनो, मैंने कहा था कि फर्स्ट वाले जो लॉजिक दिया था मैंने, फर्स्ट लॉजिक उसमें तो था कि आइडियल नहीं होता है आपका इंडक्टर। आइडियल नहीं होता, उसमें एक रेजिस्टेंस भी साथ होता है। प्योरली इंडक्टेंस का काम नहीं करता, उसमें रेजिस्टेंस भी आता है बिना बात। अगर मुझे केवल इंडक्टेंस चाहिए, तो अकेला इंडक्टेंस नहीं मिल सकता, रेजिस्टेंस साथ में आएगा ही आएगा। जबकि कैपेसिटेंस में वो लगभग लगभग वो भी आइडियल नहीं होता, बट लगभग वो इतना ज्यादा आपके लिए डिफर नहीं करता। लगभग वो आइडियल की तरह बिहेव कर सकता है। सेकंड रीजन दिया था अपन ने कि जो अगर दो इंडक्टर काम में आ गए, कभी आपके पास दो इंडक्टर काम में लेने पड़ रहे हैं, तो वहां पे एक और होता है कि ये आपस में एक दूसरे का फ्लक्स एक्सचेंज करते हैं। यानी जो वोल्टेज है वो उनमें वेरी कर जाता है। हालांकि जो वोल्टेज इनमें आना चाहिए, एल डी आई बाई डी टी, मतलब करंट के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है उसकी वजह से जो वोल्टेज डेवलप होता है इंडक्टर के ऊपर, फैराडेज लॉ से, उससे ज्यादा या कम वोल्टेज आता है, इसलिए कि जो इसका खुद का फ्लक्स है वो इसके अंदर जा रहा होता है, और इसका जो फ्लक्स है वो उसमें जा रहा होता है। तो इस फ्लक्स के आपस में एक्सचेंज की वजह से एक पंगा हो जाता है। हालांकि इस एक्सचेंज रेट को खत्म करने के लिए हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था, जहां हम काउंटर में लेते हैं इसको, इस वाले इफेक्ट को भी साथ में लेते हैं, और फिर ओवरऑल एक नया इंडक्टेंस निकालते हैं, जो कि केवल इस इंडक्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है, वो इन दोनों के इंडक्टेंस और साथ में इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उन सब पे डिपेंड कर रहा होता है। तो उससे जो वोल्टेज आता है वो लगभग बहुत क्लोज होता है। बट मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि कोई प्रॉब्लम आए भी सही। आपने इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की थ्योरी के लिए भी कुछ एजम्पशन माने हैं। एजम्पशन मानने पड़ रहे हैं, वो भी प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ जैसे आइडियली, मतलब आप सही तो नहीं बोल पा रहे हैं, थोड़ा बहुत आप उसको मान रहे हैं कि चलो कि जितना इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा उतना इसमें आएगा, जितना वोल्टेज का डेवलप इसमें डेवलप होगा उतना इसमें भी होगा। तो ये जो एजम्पशन आपने लिए हैं, मैं चाहता हूँ कि कैपेसिटेंस के अंदर तो ये चीज पैदा ही नहीं होती है, तो ज्यादा अच्छा है ना इसमें तो। इसमें तो कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा आपस में। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है, आपस में कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा। तो मेरी थोड़ा सा प्रेफरेंस ज्यादा बढ़ जाती है कैपेसिटेंस में। थर्ड रीजन जो मैं लास्ट लॉजिक दिया था वो ये दिया था कि अगर सिंगल इंडक्टर भी है, तो सिंगल इंडक्टर के अंदर भी जो फ्लक्स है वो एक हवा से, एयर से भी आ रहा होता है। अब हमने सोचा कि एयर से कौन सा फ्लक्स आता है, तो एयर से जो फ्लक्स है वो इसलिए आ रहा होता है क्योंकि हमने बोला कि अर्थ एज ए मैग्नेट वर्क करती है। अर्थ एज ए मैग्नेट वर्क करती है, ये छुट्टी हम कब से देते आ रहे हैं? हम क्या थ्योरी दे रहे हैं? हमने कहा था कि अर्थ भी एज ए मैग्नेट वर्क करती है, क्योंकि मैं हमेशा देखा है कि मेरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमेशा फिजिकल नॉर्थ की तरफ जाता है। वो इसलिए जाता होगा क्योंकि अर्थ में जो मैग्नेट है उसका जो साउथ पोल है वो फिजिकल नॉर्थ की तरफ होता होगा। तो मेरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस अर्थ की मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए हमेशा नॉर्थ की तरफ ही इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा अर्थ भी एज ए मैग्नेट वर्क कर रही है,
जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, बाहर की तरफ, और अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ। चाहे किधर भी पैदा हो रहा हो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसका मतलब ये है कि जहां पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वहां पर भी मैग्नेटिक से आ रहा होगा। ये एक डाउट मेरे मन में पैदा हो गया। ये डाउट आते ही पहले मेरे को थोड़ा सा डाउट इसमें इंडक्टर के वर्क पे होने लगा। इस इंडक्टर के वर्क पे थोड़ा सा डाउट होने लगा मुझे कि जो वोल्टेज वगैरह मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो वास्तव में सही है या नहीं है। लेकिन कैपेसिटर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही जो फोर्थ लॉजिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक होने वाला है। वो क्या है? वो लॉजिक है, एक तो एक और लॉजिक दे देता हूँ। फोर्थ लॉजिक है आपका कि एरिया। एरिया जो होता है आपने देखा होगा कोयल का एरिया जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है एरिया ऑफ कैपेसिटर से। तो इसलिए VLSI का सपोर्ट करता है ये। इसमें काम करना आसान होता है, जबकि ये VLSI सपोर्ट नहीं करता। VLSI मतलब जानते हैं ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब आप एक चिप के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट सेम से निकाल पाए, सेम प्रोडक्ट निकाल पाए। तो वो कैपेसिटर तो बहुत सारे आ सकते हैं क्योंकि इसका एरिया थोड़ा कम है, लेकिन कोयल का एरिया इतना बड़ा है कि उसको आप एक साथ नहीं निकाल पाएंगे। उसको आप एक साथ जनरेट नहीं कर सकते हैं एक ही सेम। और अगर मैं अलग अलग निकालता हूँ, अलग अलग कोयल्स बनाता हूँ, तो फिर मैं चाहे कितनी सिमिलर देखने की कोशिश करूँ, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है कोयल्स के अंदर। तो ये पंगा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक चिप पर बहुत सारे एक साथ जो मेरे पास डिवाइस है जो भी मेरे को निकालना बनाना है वो एक साथ मेरे साथ बन जाए। तो ऐसा कैपेसिटर सपोर्ट कर सकता है कोयल की एरिया की वजह से। नाउ लास्ट जो मेरे पास पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे भारी पड़ता है इन चारों लॉजिक से भी ज्यादा भारी पड़ता है फिफ्थ वाला लॉजिक। वो कौन सा लॉजिक है? वो लॉजिक ये कहता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर मैं हमेशा सिलिकॉन पे वर्क करता हूँ, जर्मेनियम पे नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने नाम सुना है सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम सुना है आप लोगों ने? सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम सुना है? यस सर। क्या होते हैं ये? क्या होते हैं ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, क्या होते हैं ये? मैग्नेट है। क्या है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम? क्या है? मैग्नेट है या फिर डाइलेक्ट्रिक है? हर्ष ने बोला था सेमीकंडक्टर है, पता है हमें। ओके ठीक है, तो वेरी गुड। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट रीजन देते हैं, बहुत से लोगों में बोलता हूँ सिलिकॉन ज्यादा काम में क्यों लेते हैं, तो वो रीजन देते हैं, वो लॉजिक देते हैं कि सर इसलिए लेते हैं क्योंकि जो लीकेज करंट होती है वो सिलिकॉन में नैनो एम्पीयर में होती है, जबकि जर्मेनियम में माइक्रो एम्पीयर में होती है। आपको पता है लीकेज करंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सेमीकंडक्टर डिवाइस में। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर जब हम बहुत कम करंट, हमको पता है कि हमारी जो करंट है वो मिली एम्पियर के अंदर होगी। तो जब वहां पर जब डिवाइस काम करता है तब तो मुझे अपनी वांटेड चीज काम नहीं कर रहा, तब भी मुझे एक लीकेज करंट मिल रही होती है जो कि हीट प्रोड्यूस करती है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो मेरा मोबाइल है, जो मेरा आईपैड है, अगर ये चार्जिंग करते वक्त अगर हीट जनरेट होता है तो ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लैपटॉप अगर हीट जनरेट कर रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चाहता नहीं हूँ कि ये लीकेज करंट मुझे मिले। और ये लीकेज करंट कम में होती है सिलिकॉन के अंदर, जर्मेनियम में ज्यादा होती है। तो इसलिए हम सिलिकॉन को यूज में लेते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही रीजन मतलब आपने दिया है, लेकिन ये रीजन इसके लिए नहीं है कि हम सिलिकॉन यूज में लेते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, लॉजिक क्लियर है, बट इट इज नॉट द मेन रीजन जिसकी वजह से सिलिकॉन यूज में लिया जाता है। सिलिकॉन में क्यों लिया जाता है, ये रीजन तो सही है, लेकिन यही एक लॉजिक नहीं है जिसकी वजह से सिलिकॉन यूज में लेते हैं। तो सेकंड रीजन लोग देते हैं कि जो इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो होता है इसका 175 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसका होता है 75 डिग्री सेंटीग्रेड जर्मेनियम का। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर को कितना हैंडल कर सकता है। तो सिलिकॉन तो है वो 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक हैंडल कर सकता है, पर जर्मेनियम 75 तक कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन सर 75 पर भी मेरे सारे सिस्टम का भूता बुझ जाना है, सारे इंस्ट्रूमेंट का बैंड बज जानी है, और 175 पर भी बैंड बज जानी है। तो आपको पता ही है, हम इवन हमारा एसी पे भी हम लिखते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है। मतलब यानी कि 50 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर, तो एसी भी फेल हो जाएंगे आपके लिए। इसलिए सर आप जितना टेम्परेचर का वेरिएशन बोल रहे हो, तो ये आपका रीजन तो बिल्कुल सही है, पर ये लॉजिक नहीं है इसको लेने के लिए। तो फिर सर मुझे लगता है कि फिर लॉजिक क्या हो सकता है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी हो सकती है, पावर को हैंडल करने की कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, ये रीजन होगा। देखिए, आपने देखा तो सही है, लेकिन ये भी मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन क्या होगा सर? मेन रीजन होता है कंडक्टर को चूज करते वक्त कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी है। मेन रीजन ये है।
मैं ज्यादा कंडक्टिविटी चाहता हूँ। इवन कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैंने एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर बना दिए हैं। आपने नाम सुने होंगे एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों बनाते हैं हम? ये डोपिंग मिलाते हैं, हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। क्यों इम्प्योरिटी मिलाते हैं? ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ सके। जो आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी हमेशा जो कंडक्टर से ज्यादा होती है, क्योंकि आपने चलाकर डोपिंग की होती है। इसका मतलब इम्प्योरिटी चलाकर मिला रहे होते हैं उसके अंदर। क्यों? ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके। अगर हमने फिफ्थ ग्रुप को मिला दिया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाता है। अगर थर्ड मिला दिया तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाता है। इसलिए हमने जो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है, वो किस लिए बनाया है? ताकि हमारे कनेक्टिविटी बढ़ सके। तो अब इन दोनों में कनेक्टिविटी चेक करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम में किसकी ज्यादा होती है। तो मैंने देखा कि कंडक्टिविटी के केस में कौन बाजी मार रहा है? जर्मेनियम। जर्मेनियम। ये तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। सर, जो लॉजिक मैं दे रहा था वो आपने माने नहीं। वो जो सही तो लॉजिक है, पर वो रीजन आपने सही माना नहीं। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे रीजन तो बहुत सारे जर्मेनियम के भी अच्छे हो सकते हैं, सिलिकॉन के भी अच्छे हो सकते हैं। जो वास्तव में सॉलिड रीजन है वो कनेक्टिविटी। जहाँ मेरा फोकस है वो कनेक्टिविटी, और उसमें कौन जीत रहा है? उसमें तो जर्मेनियम जीत रहा है सिलिकॉन की जगह। तो फिर तो जर्मेनियम को ज्यादा यूज में लेना चाहिए, सिलिकॉन को क्यों यूज में लेते हैं? तो आपको बताता हूँ। इन पैरामीटर पे भी एक भारी पड़ता है पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर? उसको जानने के लिए आप पहले एग्जाम्पल समझिए। मैं अपना एक स्टार्टअप चलाता हूँ। जो मेरा स्टार्टअप है यहाँ पर जो मॉल्स है, जयपुर के अंदर डब्ल्यू जो मॉल होता है, वहां पर मेरा एक पास में एक अपना स्टार्टअप चला रखा है। सॉफ्टवेयर कंपनी जो मैं चलाता हूँ, जो मैं और मेरा पार्टनर जो है अभिषेक, जो कि साथ में काम करते हैं उसमें। तो उसमें वो देखते हैं कि हमें एक रजिस्ट्रेशन पे जो बन रहा था हमारा, वो चला गया था। हमको नया रजिस्ट्रेशन चाहिए था, तो उसके लिए हमने ऐड दिया था। तो मैंने मॉर्निंग में ऐड लगाया था। मैंने कहा कि तुम यहाँ पे आज विज्ञान का, और इवनिंग में आके सेलेक्ट कर लेंगे। तो मॉर्निंग में जो ऐड दिया था, मतलब एक दिन पहले ऐड दिया था। मॉर्निंग के अंदर हमने देखा कि हमें एक सीट चाहिए थी, केवल एक स्टूडेंट चाहिए था। और लगभग 20 20, मतलब इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि वो उसके लिए एक दिन में पता नहीं कैसे बात फैल गई, और 20 लोग आ गए वहां पे तैयार होकर विद सीवी सब कुछ। तो मैं जब मॉर्निंग में गया तो ऑफिस, तो मैंने देखा कि यहाँ से बहुत लोग आ गए। तो मैंने फिर अभिषेक को कहा कि अभिषेक, एक बार इनका इंटरव्यू ले लेना, एप्टीट्यूड राउंड का ले लेना, कुछ पीडी वीडी करा लेना इनके बीच में, एंड फाइनली सेलेक्ट करना है तेरे को जो चाहिए, क्योंकि अपने को तो केवल रेसिडेंट बंदा चाहिए। और अगर नहीं हो पाया तो शाम को क्लास से आ रहा हूँ तो मैं चेक कर लूंगा। तो उसने फाइनली सबको सेलेक्ट कर लिया, और लास्ट में उससे केवल दो बंदे में से एक बंदा सेलेक्ट करना उसको लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। उसको समझ नहीं आता कौन सा सेलेक्ट करे। तो मेरा वेट करा था। मैंने फाइनली वेट किया, मैंने उन दोनों का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू ए और बी, दो कैंडिडेट थे, उनका इंटरव्यू लिया मैंने। जो ए है जो ए है उसकी नॉलेज काफी अच्छी थी। इस ए की नॉलेज काफी अच्छी थी। मतलब नॉलेज के हिसाब से तो बहुत साउंड कर रहा था ये। मतलब इसको मेरे जो होता है ना, मेरी कंपनी जिसको डील करती है, जो मेरे क्लाइंट्स है, उनके बारे में सारी नॉलेज थी। पहले भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था, एंड वहाँ इसके बारे में इसको सब कुछ अच्छे से नॉलेज थी। जो बी है, ये भी अच्छा था। इसका भी जो स्पीकिंग तरीका है, इसका भी मैनर बहुत अच्छा था। समझाने का तरीका, बात करने का तरीका अच्छा था। पर प्रॉब्लम ये थी कि इसको मेरी नॉलेज नहीं थी, मेरी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं थी। इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बी वाले को। फाइनली जो मैंने अपना रिजल्ट निकाला, उसमें मैंने ए को नहीं, बी को ले लिया। ए को रिजेक्ट कर दिया और बी को ले लिया। ऐसा क्यों? ए बहुत अच्छा है, ए का नॉलेज बहुत तगड़ा है, ए मेरे लिए बहुत काम का है, बट फिर भी मैंने बी को सिलेक्ट कर लिया लास्ट में। क्या रीजन है? क्या लगता है क्या रीजन है? क्या रीजन रहा होगा? मैंने बी को सिलेक्ट क्यों किया? थंबदेव ने बहुत अच्छी लाइन बोली है। सर, सैलरी, एक्सपीरियंस नहीं, सैलरी। क्योंकि ए ने मुझसे 50,000 रुपीज मांगे थे, एंड बी ने मेरे को 20, जिसको मैंने 15 के अंदर डन कर दिया था। इसको मैंने 15 के में डन कर दिया था। 20 के मुझसे मांगे थे, मैंने 15 के में कर दिया था। उसने 50 के मांगे थे, 50 के। वो पागल है ये क्या है? उसको पता है ना कि वो जयपुर के अंदर केवल स्टेशन वाले काम कर रहा है, और उसके लिए वो इतनी सैलरी मांग रहा है। मैं ऐसे दो तीन ले लूंगा ना, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। यानी कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है? मनी। मनी। फाइनेंशियल चीज भी देखनी होती है। सबसे सबसे ज्यादा जरूरी चीज वही है। आपको कनेक्टिविटी चाहिए,
चलिए हम बड़े लेवल पे बात करते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस तो आपको पता है मिली एम्पियर करंट में काम में आते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह हमारे आईफोन में काम आते हैं, हमारे आईपैड में काम आते हैं, हमारे एप्पल वॉच में काम आते हैं, इन सब चीजों में काम आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बारे में, कॉपर एल्यूमिनियम जो हमारे फैन ट्यूबलाइट्स वगैरह इन सब में काम आ रहा है, उनके अंदर भी हम कॉपर यूज में लेते हैं एल्यूमिनियम की वजह, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको कनेक्टिविटी देखनी है तो कनेक्टिविटी सबसे बेस्ट किसकी होती है? सिल्वर की। गोल्ड की मत बोल देना, किसकी होती है? सिल्वर की। लेकिन क्या आप सिल्वर के वायर लगाते हैं अपने घरों में? नहीं सर। कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिंग देखनी जरूरी होती है। इसलिए कॉस्टिंग देखते हुए और कनेक्टिविटी दोनों को देखते हुए फिर हम कॉपर यूज में लेते हैं। सेम कहानी यहाँ पर भी। सिलिकॉन को सबसे ज्यादा यूज में क्यों लिया जाता है? सिलिकॉन सबसे ज्यादा चीपेस्ट है। चीपेस्ट, ये बोलो कि इन दोनों में कंपेयर कर रहे हो तो चीपर, और इवन बहुत ज्यादा। मतलब सिलिकॉन इतना ज्यादा चीप है कि वो इजीली अवेलेबल है नेचर में। मिल रहा तो हर जगह सिलिकॉन मिल रहा है, क्योंकि जर्मेनियम के अंदर आपको कॉस्ट पड़ रही है, क्योंकि जर्मेनियम इतनी आसानी से नहीं मिल रहा। तो सर भले ही कनेक्टिविटी में जर्मेनियम अच्छा हो, लेकिन सिलिकॉन हम यूज में लेते हैं। ठीक है। अब एक बार सिलिकॉन यूज में ले लिया, तो फिर हम ये सब बातें जो करते हैं सब फालतू की बातें हैं। ये जो रीजन देते हैं ना, लीकेज करंट कम होता है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये सब दिल को खुश करने के तरीके हैं, दिल को खुश करने के तरीके हैं। रियलिटी तो ये है कि जो मेन रीजन है उसमें जर्मेनियम आगे था, तो उस मेन रीजन को भी मैंने साइड में कर दिया, क्योंकि मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। सेम वही स्टोरी, जैसे कि मैंने फाइनली इस बी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया, फाइनली बी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया, एंड 3-4 डेज बाद में अभिषेक बोल रहा था कि यार ये बी वाला कैंडिडेट कितना अच्छा है, दिखने में कितना स्मार्ट है, कितना पोलाइटली बात करता है, आते आते हेलो बोलता है, और इसकी लुकिंग देखिए, कितनी लुकिंग, कितना स्मार्ट लगता है ये बंदा। एक दिन जो अभिषेक है मेरा पार्टनर है वो मुझे तंग आ गया, उसने मुझसे बोला, अबे तेरे को क्या इससे अचार डलवाना है, तेरे को इसमें मॉडलिंग करवानी है, तेरे को रैम पे काम करवाना है? नहीं ना, हमको हमारा काम करवाना है, क्लाइंट से बात करना, हमारे साथ डील करना, मीटिंग लेना, वो तो एक था। लेकिन मैं तेरे फैसले से खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो सैलरी 50,000 मांग रहा था, ये 15,000 मांग रहा है, तो ऑब्वियसली तेरा फैसला बहुत सही है। पर कम से कम सही रीजन तो दे। अपने दिल को खुश करने के लिए बोल रहा है, कितना स्मार्ट है, कितना स्वीटली बात करता है, क्या करना है अपने को इस सब चीजों से? समझ रहे हैं? तो मेन चीज है, उस पर फोकस करें। मेन चीज जो क्वालिटी उस पर भले ही 8 था, बट फिर कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है। तो अब आते हैं इंडक्टिव कैपेसिटी की लड़ाई के अंदर फाइनल पंच, फिफ्थ रीजन। जब मैंने कॉस्ट देखना शुरू किया तो पता चला चीपर कौन होता है? कैपेसिटर। ओहो। एक्सपेंसिव कौन होता है? इंडक्टर। सर एक तो करेला, ऊपर से नीम। ये प्रोवर्ब मेवाड़ में आपकी चलती है। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब एक तो पहले से तुम कड़वे हो, फिर ऊपर से तुम मतलब एक तो तुम पहले से करेले हो, और फिर ऊपर से नीम का स्वाद ही तुम में आने लग गया, तो फिर तो तुम बहुत ज्यादा कड़वे हो, तुम्हारा तुमको चाहिए नहीं मेरे को। इसलिए जब भी जरूरत पड़ती है प्रैक्टिकल कामों में, हम कैपेसिटर यूज में लेते हैं। इसलिए जो फिल्टर्स बनाते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, वो सब कैपेसिटर बनाते हैं। चलिए ऐसी बहुत सारी बातें तो मैं कर सकता हूँ, बट क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्टेंट होता है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये थे हमारे लिए फिल्टर। अच्छा एक क्वेश्चन लिखिए इस फिल्टर के ऊपर, एक क्वेश्चन लिखिए फिल्टर के लिए। आपको समझ में आया मेरा सारा रीजन, इंडक्टर और कैपेसिटर का रीजन समझ में आया आप सबको? ओके। तो नाउ क्वेश्चन लिखिए, ए लो पास फिल्टर। अच्छा वैष्णवी, आप लेट आई हैं। वैष्णवी लेट मत आया कर प्लीज, लेट मत आया करें, कुछ ना कुछ चीज छूट जाती है। एंड सेकंड थिंग, मैं आपको ऐड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि आप मुझे पर्सनली हेल्प कर रहे हैं, आप मिल नहीं रही थे मुझे, ढूंढते टेलीग्राम पे ढूंढ के मुझे हेलो बोले तो मैं आपको ऐड करूंगा। क्वेश्चन है, ए लो पास फिल्टर। अच्छा मैं ग्रुप में डाल दूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि लिखवाने में बहुत सी बार टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट रहता है। इससे अच्छा है अपन टेक्नोलॉजी को यूज में लें, हमारे ग्रुप को भी शामिल करें। फिर मैं पढ़ भी दूंगा, जो ग्रुप में नहीं है उसके लिए मैं पढ़ दूंगा एक बार के लिए, पर जो ग्रुप में है उस क्वेश्चन को ग्रुप से पढ़ें। वैष्णवी मुझे हेलो करो, वैष्णवी मुझे हेलो करो आप टेलीग्राम पे, आप मुझे टेलीग्राम पे हेलो बोलेंगे तो मैं आपको ऐड कर पाऊंगा। देखिए अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? एक लो पास फिल्टर है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है? ओमेगा 1।
एंड एक हाई पास फिल्टर है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है, ओमेगा 2। इन दोनों को साथ में कनेक्ट करते हैं, दोनों को साथ में कनेक्ट करते हैं और एक ओवरऑल नया फिल्टर बनाते हैं। तो जो नया फिल्टर होगा वो कैसे बिहेव कर रहा होगा फॉर दी फॉलोइंग केसेस। 4 केस ले रहा हूँ। केस 1, अगर हम दोनों को कैस्केड में कनेक्टेड करते हैं, इफ दे आर इन सीरीज, सीरीज बोलूं या कैस्केड में बोलूं, कैस्केडेड, एंड ओमेगा 1 ग्रेटर देन ओमेगा 2, जो फ्रीक्वेंसी है कट फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर की वो ज्यादा है हाई पास फिल्टर की कट फ्रीक्वेंसी से। केस 2, if they are connected in series and omega 1 less than omega 2. Case 3, if they are in parallel and omega 1 greater than omega 2. And case 4, they are in parallel and omega 1 less than omega 2. 4 केस हैं ये, ग्रुप में मैंने लिख दिया वैसे तो। वैष्णवी, आपको समझ में आ गया? केवल आप ही ग्रुप में नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है, एक लो पास फिल्टर है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 है, एक हाई पास फिल्टर है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2 है। इन दोनों फिल्टर को मिलाकर एक नया फिल्टर बनाते हैं। सर मिला के मतलब, तो उसके लिए केस है, लेकिन अभी हम इन दोनों फिल्टर को मिला के नया फिल्टर बनाते हैं, तो ये नया फिल्टर कैसे वर्क होगा कि कौन है, अगर फिल्टर को सीरीज में लगाता हूँ और साथ साथ जो लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी है हाई पास फिल्टर से ज्यादा है, तो अब ये टोटल ओवरऑल फिल्टर कैसे बिहेव कर रहा होगा। ऐसे अगर इनको सीरीज में लगाता हूँ, ओमेगा 1 लेस देन ओमेगा 2 है, यानी हाई पास है। अगर इसको पैरेलल में लगाता हूँ तो क्या होगा? तो पहले समझिए इस क्वेश्चन को। सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है कि एक बार लो पास फिल्टर से वो इनपुट पास होगा, उसके बाद हाई पास फिल्टर से पास होगा, तब जाके आउटपुट पे आएगा। ये होता है सीरीज। और पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों में से किसी से पास हो जाए, दोनों में से किसी से भी पास हो सकता है वो, या तो लो पास फिल्टर से पास हो जाए, या फिर वो हाई पास फिल्टर से पास हो जाए, या दोनों से पास हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट आपको मिल जाएगा। वैष्णवी, आप आज तक कभी भी किसी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, आप इनमें से किसी को नहीं जानती। अगर आप इनमें से किसी को भी जानती हैं, अगर आप इनमें से किसी को भी जानती हैं, तो इनको आप पिन कर दें, ये आपको ऐड करवा देंगे। अगर आप थमदेव, हर्ष, करीना, प्रेम, कार्तिक, शिवांग, शिवम, प्राची, किसी को भी अगर आप जानती हैं तो किसी को भी आप हेलो कर दें, वो आपको पिन कर देंगे, वो ऐड कर देंगे। ना देखिए, तो सोल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, फर्स्ट केस मैं करवाता हूँ, बाकी तीनों केस के आंसर आप देंगे। तो फर्स्ट केस, केस 1। केस 1 होता है, देखिए अगर आपने बोला था कि सीरीज में, लेट सपोज ओमेगा 1 ओमेगा 2 से ग्रेटर देन है। फर्स्ट केस में ओमेगा 1 ओमेगा 2 से ग्रेटर देन है, तो ओमेगा 1 की वैल्यू लेट सपोज 100 है और ओमेगा 2 की वैल्यू 50 है। यानी कि ये है कि ये 100 तक को तो पास करता है और ये 50 के बाद को पास करता है। ठीक है, ठीक है सर, ओके। मैं फ्रीक्वेंसी मान लेता हूँ, इसकी 100 हर्ट्ज है, इसकी 50 हर्ट्ज है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 से ग्रेटर देन है, तो F1 भी F2 से ग्रेटर देन होगा। अब देखिए अगर 10 हर्ट्ज इनपुट पे आ रहा है, तो वो इस लो पास फिल्टर से पास हो जाएगा, इस लो पास फिल्टर से पास हो जाएगा। पर क्या हो हाई पास से होगा? नहीं सर, हाई पास फिल्टर कह रहा है कि 50 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तभी मैं पास करूंगा, ये कह रहा है कि 100 तक की फ्रीक्वेंसी को पास कर दूंगा, तो सर ओवरऑल आउटपुट नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं 30 को, इनपुट पे 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो इससे तो पास हो जाएगा सर।
इससे नहीं हो पाएगा, ओवरऑल पास ही नहीं हो रहा। सर 60 है तो सर इससे पास हो जाएगा, और अब इससे पास हो जाएगा, यानी ओवरऑल पास हो जाएगा। अच्छा सर 80 है तो वो इससे पास हो जाएगा, इससे पास हो जाएगा, ओवरऑल पास हो जाएगा। 90 है वो इससे पास हो जाएगा, इससे पास हो जाएगा, और ओवरऑल पास हो जाएगा। 110 वो लो पास फिल्टर से ही पास नहीं हो रहा सर, तो आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे जितने भी हैं, आगे जितने भी सर पास ही नहीं होंगे सर, वो जब लो पास से पास नहीं होंगे तो आगे किसी से पास नहीं होंगे। तो सर ओवरऑल केवल ये बीच में जो फ्रिक्वेंसी आई है 50 से 100 के बीच में, वही पास हो पाई। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बैंड पास फिल्टर है, एक बैंड को पास कर रहा है। लो फ्रिक्वेंसी पास नहीं हो पा रही, हाई फ्रिक्वेंसी पास नहीं हो पा रही। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर ओवरऑल आपके लिए जो फर्स्ट केस है, इसलिए केस वन का आंसर है बैंड पास फिल्टर। आंसर क्या है? बैंड पास फिल्टर। समझ में आया आपको? आपको समझ में आया जो मैंने आपको बताया? तो अब आप तीनों केस के आंसर निकालिए, आप ट्राई करिए तीनों केस के आंसर निकालिए। सेकंड का क्या होगा? फर्स्ट बैंड, केस टू क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको? फर्स्ट अगर बैंड पास फिल्टर है तो केस टू क्या होना चाहिए? नो पास फिल्टर। वेरी गुड। बिल्कुल सही कहा। केस टू के अंदर सर कुछ भी पास नहीं होगा। केस टू इज नो पास फिल्टर। सबको समझ में आ रहा क्या केस टू नो पास फिल्टर कैसा है? सर देखना, आप यहाँ पर अगर 50 ले लेंगे और यहाँ 100 ले लेंगे, तो 50 तक को ही पास कर रहा है ये, जिसको ये पास नहीं होने दे रहा, और ये 100 के बाद पास करेगा जिसको पहले ये पास नहीं होने देगा। इसका मतलब दोनों मिलके किसी को भी पास नहीं कर रहे हैं, यानी कि नो पास फिल्टर, मेवाड़ी फिल्टर जो मैं बात करता। गो। केस थ्री। केस थ्री बताइए। सब पास होगा। वेरी गुड। शिवम ने बहुत अच्छा answer निकाल दिया। ऑल पास फिल्टर, केस थ्री होगा ऑल पास फिल्टर। सर जब पैरेलल में है तो देखिए, आप 100 ले रहे हैं और इसका 50 ले रहे हैं। सर आपको पता है 0 से 100 तक ऊपर से पास हो जाएगा, और 100 के बाद नीचे से पास हो जाएगा। इवन 50 के बाद ही नीचे पास हो जाएगा। 50 से 100 तो दोनों में पास हो जाएगा, ऊपर से भी हो सकता है नीचे से हो सकता है, यानी सर सारी फ्रिक्वेंसी पास हो रही है, सारी फ्रिक्वेंसी पास हो रही है सर। ऑल पास फिल्टर, ऑल पास फिल्टर। अच्छा केस फोर क्या है फिर? केस फोर क्या है? केस फोर क्या होगा? बीच का कुछ पोर्शन पास नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं? फिल्टर मैंने पढ़ा है। आप कैसे समझ कर रहे हैं, इंजीनियर हैं आप। मैंने आपको अभी 5 टाइप के फिल्टर बताए थे, उनमें से कौन सा फिल्टर बन रहा है वो? बैंड रिजेक्ट। वेरी गुड। बैंड रिजेक्ट फिल्टर है शिवम, नाम पता होना चाहिए। बैंड रिजेक्ट फिल्टर। तो केस फोर जो है उसका नाम है बैंड रिजेक्ट फिल्टर। आप इसी का नाम भूल गए, इसे तो और भी नाम बोलता हूँ। बैंड इलिमिनेशन फिल्टर। बीईएफ क्या होता है?
बैंड एलिमिनेशन फिल्टर, या फिर बैंड स्टॉप फिल्टर, BSF। तीन तीन नाम है इसके। नाम याद होना चाहिए, कोई भी एक नाम आ जाएगा ऑप्शन में, आपको नाम पता होना चाहिए। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ रूम पे करने के लिए ग्रुप में। आप जब तक पूछेंगे नहीं मुझसे, तब तक मैं ग्रुप में डिस्कस करूंगा नहीं। मैं क्वेश्चन देता रहूंगा आपको। हर दिन ग्रुप के अंदर क्वेश्चन जा रहा है और आप लोग बड़ी बेशर्मी के साथ कुछ भी नहीं पूछते हैं। बस यहाँ क्लास होती है तब आप आते हैं। आप प्लीज रूम पे क्वेश्चन करें। ये देखो मैंने क्वेश्चन दिया बहुत अच्छा वाला। इवन इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, मैं आपको कुछ रूल्स जो होते हैं बैंडविड्थ के, वो दे देता हूँ। मतलब बैंडविड्थ के कुछ रूल्स फॉलो जो होते हैं वो भी दे देता हूँ। आप दिमाग लगाइएगा इस क्वेश्चन में और करिएगा इस क्वेश्चन को। क्या ओके? करते क्यों नहीं हो? शिवम, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते क्यों नहीं हो? रूम पर जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। हर्ष, जो मैं रूम पर क्वेश्चन देता हूँ, कल भी क्वेश्चन दिया था रूम पे। उससे पहले भी एक क्वेश्चन चला आ रहा है, अपना गॉसियन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अभी तक पूछा ही नहीं है आप लोगों ने। कम से कम पूछ ही लो कि सर हमारा तो आंसर नहीं आ पाया, आप आंसर बता सकते हो क्या सर? तो मैं पूरा सॉल्यूशन लिख के भेज दूंगा। आप पिंग ही नहीं करते हो यार। बैंडविड्थ रूल्स कहाँ गए? चलो, ये भेजता हूँ फिर बैंडविड्थ रूल्स PDF के स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मेरे हैंड रिटन भी थे जो भी मुझे मिल नहीं रहे। कैसे लिंक शेयर करूं? अरे एक मिनट, यहाँ पे शेयर करना। टेलीग्राम लिंक, कार्तिक, ग्रुप में, इस ग्रुप में चैट के अंदर लिंक शेयर कर दो एक बार। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन मैंने समझा तो दिया था आपको। मजा नहीं आ रहा। कलर कौन सा है सर? कलर कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा रहेगा? ये ले लेंगे। सर वाइट एक्स की कन्वोल्यूशन एक्स होता है। इसे हम बोलते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स फॉर एनी LTA सिस्टम। ये रूल है। इसे हम बोलते हैं इनपुट और ये होता है आउटपुट। फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमें मिलता है सर ये वाई ऑफ ओमेगा, ये एक्स ऑफ ओमेगा इंटू एच ऑफ ओमेगा। तो जो ये एच ऑफ ओमेगा होता है जिसे हम ट्रांसफर फंक्शन बोल रहे हैं, ये होता है वाई ओमेगा अपॉन एक्स ओमेगा। इट इज नॉन एज ट्रांसफर फंक्शन। तो यानी फर्स्ट डेफिनेशन तो हो गई
कि ये अपने आप में आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म के। आउटपुट के फोरियर ट्रांसफॉर्म का और इनपुट के फोरियर ट्रांसफॉर्म का रेशियो होता है। ये कभी भी वाई टी बाई एक्स टी नहीं होता है। इसको वाई टी बाई एक्स टी ना बोलते हैं। ये कुछ नहीं होता। ये कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है, इट इज ए फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं? इम्पल्स रेस्पॉन्स, एच टी। इम्पल्स रेस्पॉन्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ये। तो क्वेश्चन करने में ये वाला जो लॉजिक है कहाँ काम में आता है, अभी देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे कि हमें जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन दे देता है वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देता है, डी टू वाई बाई डी स्क्वायर प्लस सी बाई डी प्लस फाइव वाई टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो बोलता है कि इस एलटीए सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स कितना है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करेंगे, जो ट्रांसफर फंक्शन मैंने आपको सिखाया है इस थ्योरी को यूज में लेते हुए। एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा। छोटा सा टॉपिक है, तो इसको समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए। फाइंड आउट, फाइंड आउट स्क्रीनशॉट। ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीवियस वन, प्रीवियस वन कुछ भी नहीं है जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़े। आप इस आंसर की बात कर रहे हैं? आंसर का स्क्रीनशॉट? जल्दी बोलो हर्ष। इससे ऊपर वाला, इससे भी प्रीवियस वन। हर्ष, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला मतलब लैंग्वेज में बोलो यार। ये वाला पेज कौन सा वाला पेज? ये वाला पेज लिखिए। मैं यहां से दे रहा हूँ। फर्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन से आपको मिल गया, फिर भी ले लीजिए। डन करिए, डन करिए। अब पहले वाला, इससे पहले वाला क्या था? ये पहले वाला बोल बोल के तो ये लॉजिक। अच्छा, ये लीजिए, ये ले। डन, डन मोटे, डन बोलो, डन। एंड देन ये रहा आपका फिफ्थ वाला। डन, वेरी गुड। अब इस तो ले लिया ना तुमने। ओके ऑल। ओके, चलिए तो क्वेश्चन की बात करता मैं। क्वेश्चन है, फाइंड आउट इम्पल्स रेस्पॉन्स
impulse response of LTI system described by d2y by dt square plus 4 dy by dt plus 3yt equals to dxt by dt plus 2xt। इसका इम्पल्स रेस्पॉन्स बताना है सिस्टम का। क्या करना, आप ट्रांसफर फंक्शन निकालना। कैसे निकालू, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना। कैसे लू फोरियर ट्रांसफॉर्म, वाई टी का वाई ओमेगा होता है, डी वाई बाई डी का कल देखा था आपने प्रॉपर्टी, डी वाई बाई डी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा जे ओमेगा इंटू वाई ओमेगा, और इसका होगा जे ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई ओमेगा। इधर होगा जे ओमेगा इंटू एक्स ओमेगा, और इधर होगा 2 इंटू एक्स ओमेगा। उसको आप फिर प्रॉपर्टीज भी नहीं जानते और में टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना। लेकिन पहले क्या करना, इतना आसान नहीं है इसका इम्पल्स रेस्पॉन्स बताना, स्पेशली जब क्वेश्चन होती है तो वहां पर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म जो अपने रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी समझनी चाहिए। तो आपको पता है कि बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं बोल सकता हूँ ये जे ओमेगा का स्क्वायर इंटू वाई ओमेगा होगा प्लस 4 j ओमेगा इंटू वाई ओमेगा होगा प्लस 3 इंटू वाई ओमेगा होगा इक्वल्स टू जे ओमेगा इंटू एक्स ओमेगा होगा प्लस 2 इंटू एक्स ओमेगा होगा। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन कितना आ रहा है, बाई एक्स ओमेगा। तो कॉमन ले लीजिए, तो ये आ रहा है जे ओमेगा प्लस 2 अपॉन जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस 4 j ओमेगा प्लस 3। ये समझ में आएगा, ये ट्रांसफर फंक्शन तक बात समझ में आई क्या? बताइए मुझे, आप सोच के बताइए। वैष्णवी कह रही है वापस एक्सप्लेन कर दें सर। वैष्णवी, प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएशन की, प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएशन की कि अगर एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा होता मुझसे तो मैंने लिखवाया था टाइम डिफरेंशिएशन में, डी एफ टी बाई डी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है जे ओमेगा इंटू एफ ओमेगा। जानती हो क्या वैष्णवी ये, वैष्णवी प्रॉपर्टी जानती हो क्या? वैष्णवी जानती हो, तो बस देखो फिर उसके बाद तो जो तुम्हारे पास ये था उसका जे ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये 4 j ओमेगा आ गया, यहाँ 3 ओमेगा आ गया, यहाँ जे ओमेगा एक्स ओमेगा आ गया, और ये 2 एक्स ओमेगा हो गया। कॉमन लो आप, आपको ये समझ में नहीं आएगा फिर। जे ओमेगा प्लस 2 इंटू एक्स ओमेगा, और इधर देखो कॉमन लोगे आप, इधर तो इधर आ रहा है जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस 4 j ओमेगा प्लस 3 इंटू वाई ओमेगा। तो वाई बाई एक्स क्या होगा, वाई बाई एक्स होगा सर, इसको इधर भेज दीजिए तो ये आएगा। तो ट्रांसफर फंक्शन आपका यही तो आएगा। बात समझ में आई? ओके, अब हमें क्या करना है, इम्पल्स रेस्पॉन्स निकालना है, मतलब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लें, तो पार्शियल फ्रैक्शन से। इसीलिए यहाँ पर जे ओमेगा के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लेना थोड़ा सा अजीब हो जाता है, और लाप्लास में लेना बहुत आसान होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो पूछता है इम्पल्स रेस्पॉन्स निकाल, तो लोग लाप्लास ही यूज में लेते हैं। लाप्लास लेना भी इतना ही आसान है। लाप्लास का तो इनवर्स लाप्लास लेने का टेक्निक और पार्शियल फ्रैक्शन करने की टेक्निक तो हम बार बार यूज में लेते हैं।
पर फिलहाल के लिए अभी यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर भी सीख लेते हैं एक बार। तो देखिए इसको क्या करते हैं, आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करिए पहले तो। जे ओमेगा प्लस थ्री इंटू जे ओमेगा प्लस वन, इसके दो फैक्टर हो रहे हैं, जे ओमेगा प्लस थ्री इंटू जे ओमेगा प्लस वन। देखिए ध्यान से, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये ए अपॉन जे ओमेगा प्लस थ्री होगा एंड प्लस बी अपॉन जे ओमेगा प्लस वन होगा। ये है आपका ट्रांसफर फंक्शन। अब ए और बी की वैल्यू रेजिडी थ्योरम से, बाय यूजिंग रेजिडी थ्योरम, मैंने रेजिडी थ्योरम सिखाई थी लास्ट क्लास के अंदर। लास्ट क्लास लास्ट टाइम जो पढ़ाया था फोरियर ट्रांसफॉर्म में। तो ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, ए की वैल्यू के लिए जे ओमेगा प्लस थ्री जो पोल है वो कवर, इसको कवर कर लेते हैं, और जे ओमेगा की वैल्यू कितनी रखेंगे, पोल की वैल्यू है -3, जे ओमेगा की वैल्यू कितनी है -3, तो हर जगह -3 रख दो। तो सर ऊपर तो आ रहा है -3 प्लस टू माइनस का वन, और नीचे आ रहा है -3 प्लस वन यानी -2। तो ऊपर -1 नीचे -2 प्लस का 1/2 आ रहा है। बी, जे ओमेगा प्लस वन को कवर करो, जे ओमेगा प्लस वन को कवर किया। अब जे ओमेगा की वैल्यू -1 रख दो, तो ऊपर +1 आ रहा है और नीचे +2 आ रहा है, यानी इसकी भी वैल्यू 1/2 है। तो सर आप बोल सकते हैं कि वन हाफ वन अपॉन, तो एच टी आएगा हाफ ई की पावर -3 टी यू टी प्लस हाफ ई की पावर -3 u t। आंसर क्या समझ में आया तरीका? सबसे पहले एलटीए सिस्टम जो आपको दिया हुआ है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। उसके बाद आप वाई ओमेगा अपॉन एक्स ओमेगा निकाल दीजिए, मतलब ट्रांसफर फंक्शन निकाल दीजिए। एंड देन ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। कैसे लेंगे? आप उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन यूज में लेके। शॉट ले लीजिए। डन। डन। ओके, टॉपिक आज की क्लास का लास्ट टॉपिक देखिए, डी, फेज डिले एंड ग्रुप डिले। फेज डिले एंड ग्रुप डिले। फेज डिले एंड ग्रुप डिले, क्या होता है फेज डिले एंड ग्रुप डिले? देखिए, जो ट्रांसफर फंक्शन होता है एच ऑफ ओमेगा, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी एल के सिस्टम, किसी सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, आप इसके मैग्नीट्यूड और फेज में अलग कर सकते हैं। तो जो फेज होता है, फेज डिले, वो होता है -H ओमेगा फेज अपॉन ओमेगा। और जो ग्रुप डिले वो होता है डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो क्वेश्चन देखिए अब आप, गेट का क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है। चलिए इस पे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि शायद टाइम हो चुका है अपना, लगभग 4 मिनट बचे हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं इसका जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको अभी इसके स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ और इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन कब, नेक्स्ट टाइम। ये आपके पास पहुंच रहा है क्वेश्चन। वैसे तो अपने बाद जो क्लास है वो मैकेनिकल की है, और मैकेनिकल वाले बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, तो अपन पढ़ सकते हैं। देखो जल्दी से पढ़ो इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन है इसमें बोला है लीनियर फेज चैनल जो है उसका जो फेज डिले है वो टीपीएल, ग्रुप डिले और टीजी है। तो ऑप्शन ए है कि टीपी इक्वल होगा, जो कि कांस्टेंट होगा। ऑप्शन बी है कि टीपी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है और टीजी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। सी है टीपी कांस्टेंट है, टीजी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। डी ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो देखिए लीनियर फेज चैनल, आपको पता है कहीं नाम सुना है? कौन सा था सर ये? सर डिस्टोर्शन लेस सिस्टम आपने नाम लिया था, डिस्टोर्शन लेस सिस्टम वो भी था। हाँ सर याद आ रहा है। इसका एच ऑफ ओमेगा जो मैग्नीट्यूड था वो तो कांस्टेंट ए था, और जो एंगल था वो कितना था, माइनस ओमेगा टी नोट। तो सर इसके लिए आप जब डिले निकालते हैं टीपी तो कितना आता है? सर वो आ रहा है टी नोट, और ग्रुप डिले निकालते हैं तो माइनस डिफरेंशिएशन, वो कितना आ रहा है? वो भी आ रहा है टी नोट, प्लस का टी नोट। यानी ऑप्शन ए दोनों सेम आ रहा है। याद रखना बच्चों, अगर फेज डिले और ग्रुप डिले दोनों सेम आता है तो वो लीनियर फेज चैनल होगा। अगर ये कांस्टेंट आता है, सेम आके कांस्टेंट आता है, कोई कांस्टेंट के बराबर होता है, तो ये आपके लिए लीनियर फेज चैनल होगा। साथ ही साथ इसमें डिस्पर्शन नहीं होता है, नो डिस्पर्शन। अभी डिस्पर्शन क्या होता है ईएमएफटी में आप जानेंगे, डिस्पर्शन और उसकी चीजें क्या होती है ये आप पढ़ते हैं वहां पर। वहां पर आप पढ़ेंगे स्पेशली फेज डिस्टॉर्शन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन वगैरह के अंदर, तो वहां की बातें अपन वहां जानेंगे। बट यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन और यहाँ पे ये जो छोटा सा एक हल्का टॉपिक था कि क्या होता है वो बताना चाहिए, यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो है वो चीज पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन में देखते हैं कि क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये वीकेंड पे तो हमारी क्लास कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीकेंड पे टाइम हमारा जो टाइमिंग को चेंज होने वाला है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या टाइमिंग होने वाला है, ग्रुप में पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय।